भाई ज्योग्राफी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप कुछ मानो या नहीं मानो। अभी देखो राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान का भूगोल में फर्स्ट में अपन जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि इसका नामकरण वगैरह क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन राजस्थान में ही रहते हैं, राजस्थान का सारा जानते हैं, ठीक है। राजस्थान का लगभग भूगोल जानते हैं, यही मानना है, कुछ भी नहीं जानते ऐसा मानना ही नहीं है। राजस्थान का इतिहास इतना डीपली पढ़ा है कि लगभग चीजें अपन को याद है, यही ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय में अपन 4 चीजें पढ़ेंगे, नामकरण, स्थिति, विस्तार और जिले पढ़ेंगे। विस्तार में क्षेत्रफल आएगा, अक्षांश, देशांतर वगैरह आएगी, ठीक है, ये सारा विस्तार में आएगा, स्थिति में आएगा, सॉरी ध्यान रख लीजिएगा। विस्तार में क्षेत्रफल वगैरह आएगा इसका, नामकरण में इसका नाम कैसे कैसे हुआ ये आएगा, और नेक्स्ट आगे जिले में कौन कौन से जिले, किसकी सीमा किससे लगती है, किससे नहीं लगती है, ये वगैरह सारा आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहली बात नामकरण पर ले लेते हैं कि राजस्थान का नाम किसने दिया था, ठीक है। तो 2 चीजें होती है, एक तो स्थानीय व्यक्ति नाम देता, आपका भी अगर नामकरण हुआ होगा तो 2 लोगों ने नाम दिया होगा, ठीक है। एक तो आपका स्थानीय मतलब घर वालों ने नाम दिया होगा, चिंकुड़ा, मंकुड़ा, मंतुड़ा, तंतुड़ा वगैरह किया होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एक नाम किसने दिया होगा, पंडित जी ने नाम दिया होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम सिचुएशन हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो अपने घर वाले थे, उन्होंने कुछ का कुछ बोल दिया, क्या बोल दिया वो उनको ही नहीं पता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसा बोल दिया कि नाम ही अपना बिगड़ गया पूरे गांव में, वो फर्स्ट में बोलते हैं, वो गांव वाले बोलते हैं। और यही अपने 3 गांव वाले थे जो BMW के नाम से अपने यही के थे। बी का मतलब एक शिलालेख है जिसको कहा जाता है बसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सा शिलालेख, बसंतगढ़ का शिलालेख, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। है कहां पर लोकेशन, तो स आता है, स से सिरोही में, ठीक है, सिरोही में एक शिलालेख है जिसको बसंतगढ़ का शिलालेख कहते हैं। वहां पर पता नहीं कौन राजा था, बर्मलात नाम का कोई राजा था यूं कहते हैं। अब होगा यार कैसे डूंगरे पर बैठा होगा, खुद राजा बोल रहा होगा भाई मैं ऊंचे सिंहासन पर बैठा हूं आबू पर्वत पर, उससे बड़ा सिंहासन कोई हो ही नहीं सकता राजस्थान में, तो बोल रहा होगा। और पर पता नहीं उसने क्या सूझी, तो एक भाटे पर नाम लिख के चला गया और राजस्थानियादित्य जो नाम लिखा है, पूरा क्या नाम लिखा है, राजस्थानियादित्य जो नाम लिखा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसमें हमने उस भाटे में से एक शब्द निकाला राजस्थानियों, और हमने बोल दिया हमारा जो नामकरण है वो तो इस शिलालेख के अनुसार हुआ। कौन से शिलालेख के अनुसार हुआ, बसंतगढ़ शिलालेख के अनुसार हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे इसी की नकल की है वो इस आदमी ने की है, और उसका नाम है मुहणोत नैणसी। कौन सा नाम है, मुहणोत नैणसी। है कहां पर, मारवाड़ में। किसका दरबारी है वो मुहणोत नैणसी, मैंने बताया था आपको, जसवंत सिंह का, ठीक है। जसवंत सिंह की रानी कौन सी है, करमेती बाई या महामाया, ठीक है, या जसवंत दे। उसने इससे क्या मांगे थे, पैसे मांगे थे। कितना पैसे मांगे थे, 1 लाख, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दिए किसने नहीं, मुहणोत नैणसी। उसने चार्ज क्या लगाया, चोरी कर लिए। कितने रुपए चोरी कर लिए, 1 लाख रुपए चोरी कर लिए, ठीक है। और जसवंत सिंह को बोलने ही नहीं देती थी, सानसाना भी जो कहती थी, ध्यान रख लीजिएगा, और कुछ नहीं कहती थी, तमन कहीं नहीं आप तो है यो, ठीक है, भले राजा है तो है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसी ने कहा जाता है कि मृत्यु दंड दिलवा दिया। किसको मृत्यु दंड दिलवा दिया, मुहणोत नैणसी को मृत्यु दंड दिलवा दिया। मुहणोत नैणसी का भाई भी था सुंदरदास, वो भी बेचारा खड़ा हुआ कि नहीं मैं पूरा हिसाब किताब बता देता हूँ कि हमने 1 भी रुपया चोरी नहीं किया यूं, ठीक है, तो उसको भी मृत्यु दंड दिलवा दिया कि ये भी इसका साथी है यूं करके, ध्यान रख लीजिएगा। तो दूसरा है मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी ने 2 किताबें लिखी आपके, कौन कौन सी, एक तो नैणसी ख्यात, एक मारवाड़ परखनारी विगत। और उस नैणसी ख्यात में कहा जाता है कि पहली बार इस शब्द का प्रयोग कर लिया गया जो बसंतगढ़ शिलालेख में था, वो कौन सा, राजस्थानियादित्य, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है उस मुहणोत नैणसी की किताब को पढ़ा तो आपके एक और राइटर ने पढ़ा जिसका नाम था वीरबाण। कौन सा राइटर था, वीरबाण। और वो वीरबाण वही है जो आपके स्पेशली अभय सिंह के काल में, ठीक है। अभय सिंह वही है जो एक बाई से आशीर्वाद लेने गया था। कौन सी बाई से, राणा बाई। कौन सी बाई, राणा बाई। कौन से गांव में, हरनावा गांव। कहां पर, नागौर में लेने गया था, ठीक है। और उसने वो साड़ा चिपका के दिया था, शक्तिमान बना के उसको, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि इससे सारी मिसाइलें निकलेगी यूं करके। उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है राजरूपक। कौन सा ग्रंथ है, राजरूपक, ठीक है। जब मुहणोत नैणसी की नकल राजरूपक में की है तो राजरूपक में भी वही बातें लिखी मिलेगी जो मुहणोत नैणसी वाले ग्रंथ में मिलती है। मुहणोत नैणसी ने जब राजस्थानियादित्य यूं शब्द लिखा है
तो उसने भी यही शब्द कॉपी किया। कौन सा शब्द कॉपी किया भाई आपने? राजस्थानी आदित्य। तो पहला तो है कि राजस्थानी आदित्य का सर्वप्रथम वर्णन कौन कौन सी चीजों में मिलता है? तो आपके BMW शब्द याद रखना। बी से बसंतगढ़ का शिलालेख, एम से पूर्णोत नैन्सी, और डब्ल्यू से वीरबाण। कौन सा नाम है? वीरबाण। ठीक है, तो राजस्थान का नाम देने वाले 3 लोग राजस्थान के थे, वो BMW नाम से, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब आगे ये तो अपने यहाँ वाले थे, घर वाले ही थे, चाचा काका वगैरह जो और आए वो ये 2 नाम से आए थे। एक तो थाफ नाम से आए थे, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो था नाम से थॉपन्स था, एक फा नाम से फ्रैंकलिन था। ठीक है, दोनों राजस्थान में आए। इनको पता नहीं था कि राजस्थान में जाना कैसे। यहाँ पर शासन था वो राजपूतों का शासन था। कौन सा शासन था? राजपूतों का। और जैसे ही राजपूतों के शासन के पास आए तो स्वाभाविक रूप से कहा जाता कि इतना भाई यो सलाम देनी है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, हाथ जोड़ने हैं। ठीक है, जब भी राजा साहब आते हैं तो खड़े रहना है, नीचे सर झुका, वो इनको पता ही नहीं था। दोनों को थाप पड़ी और इन्होंने कहा कि यहाँ पर राज चल रहा है। वो किसका चल रहा है? राजपूतों का चल रहा है, इसलिए हमें उनके अनुसार पालन करना चाहिए नियमों का। और इस पूरे राज्य को ही कह दिया, वो राजपूतों का राज्य कह दिया। और इसीलिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? राजपूताना। तो थ से जॉर्ज थॉमस है, फ से आपका विलियम फ्रैंकलिन है। कौन सा नाम है? विलियम फ्रैंकलिन। और दोनों ने कौन से शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब हमने अच्छे वाले पंडित जी को बुलाया जो 1001 दक्षिणा लेते हैं और फिर नाम बताते हैं। ठीक है, और उनका नाम था आपके ये वाला नाम कौन सा भाई आपके? कर्नल जेम्स टॉड। सबसे बाद में पंडित जी आए, अच्छे वाले पंडित जी आए, वो यही आए। और उन्होंने एक किताब लिखी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ध्यान रख लीजिएगा, वो तो याद कर लिए, सारा राजस्थान वालों को याद है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसी में पहली बार एक शब्द मिलता है, वो कौन सा शब्द मिलता है आपके? राजस्थान शब्द मिलता है। ठीक है, तो अगर कभी आ जाए कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसने किया। अब नेक्स्ट आगे, राजस्थान शब्द का तो प्रयोग कर लिया, लेकिन यहाँ की एक भाषा चलती है वो राजस्थानी है। ये किसने कहा? तो फिर कहा जाता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नाम का एक और आदमी आया। ठीक है, और उसने एक किताब लिखी थी 1912 में। कौन सी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया के भाषाओं का सर्वे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, या भारतीय भाषाओं का सर्वे। और उसने अपने यहाँ पर जो वेस्टर्न बोली जाने वाली भाषा है उसका नाम उसने क्या दिया भाई आपके? राजस्थानी दिया। कौन सा दिया? राजस्थानी। तो भाषा के रूप में राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। पंडित जी ने कौन सा शब्द दिया? राजस्थान। ठीक है, इन्होंने कौन सा शब्द दिया? राजपूताना। और इन्होंने कौन सा शब्द दिया? राजस्थानिया द्वितीय शब्द दिया था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगली जो चीज आ जाती है वो इसकी स्थिति आ जाती है। क्या आ जाती है भाई आपके? स्थिति राजस्थान की। अब देख लीजिएगा इसकी स्थिति कैसे कैसे। देखो बहुत सिंपल है, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी है? गोल। हाँ, ये तो ध्यान है, पृथ्वी गोल है, यो कहता ही है। इधर दो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप और अफ्रीका, इधर एशिया, और इधर कौन सा महाद्वीप है आपके? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक कंफर्म है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ से एक लाइन और खींच दूं, आपकी इधर वाली लाइन खींच देता हूँ, छोड़िएगा। एक लाइन में और इस तरफ से खींच दूं, ये पूरी, ये कौन सी लाइन बन जाएगी? भूमध्य रेखा बन जाएगी। ठीक है, इधर से एक लाइन और खींच दूं तो ये कौन सी रेखा बन जाएगी? ग्रीनविच रेखा। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे भाग कितने हो गए? 4। ये कौन सा भाग है? अरे ये इधर वाला भाग कौन सा कहलाएगा? उत्तर पूर्व कहलाएगा। यहाँ तक कंफर्म है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान इनमें से कौन से महाद्वीप में? एशिया। और एशिया में यहाँ पर आपके भारत आता है, और इसी भारत के अंतर्गत जो होता है वो आपके यहाँ पर राजस्थान आता है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है एशिया में है। अगर उसको विश्व के नक्शे से देखे तो विश्व में राजस्थान को जो है वो किस तरफ है? उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर आपके हो जाता है कंप्लीटली, ये किसकी तरफ है? विश्व के नक्शे में। ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे अगर मैं एशिया का नक्शा बनाऊं कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपके रूस है, फिर नेक्स्ट आगे इधर चीन आ जाएगा। यहाँ पर 2 टापू आ जाएंगे, वो जापान के आ जाएंगे। 2-4 टापू जो भी है वो आपके ध्यान रख लीजिएगा। फिर इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ ये आपके भारत आ जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा। और फिर इस तरफ ये आपके स्पेशली आ जाएगा। ठीक है,
अगर आपके इस तरफ से देखोगे आपके, तो ये आपके पड़ेगा वो आपके एशिया महाद्वीप में। ये अगर इसके दो भाग करोगे तो ये दक्षिण, और ये इधर से जो पड़ जाएगा वो आपके ये पड़ जाएगा। कौन सा पड़ जाएगा भाई आपके? दक्षिण पश्चिम। तो एशिया महाद्वीप में अगर आप देखोगे तो ये दक्षिण पश्चिम की तरफ भारत पड़ेगा, उसी भारत में आपके आएगा वो राजस्थान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे तीसरा जो मैप अगर आपके होता है वो भारत की दृष्टि से होता है। और अगर भारत इस तरह से अपन बनाते हैं, हाँ नेक्स्ट आगे एक लाइन तो इस तरफ से खींचोगे, एक लाइन इस तरफ से खींचोगे, दोनों को बांटने के लिए। अब यहां पर आपका राजस्थान है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस हिसाब से देखोगे तो ये कौन सी दिशा में होगा? इधर तो उत्तर हो गया, और इधर वाला भाग कौन सा हो जाएगा भाई आपके? पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके तीन तरफ से राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तर पूर्व की तरफ है। एशिया के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पूर्व में नहीं है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूर्व आएगा, लेकिन एशिया और भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा भाग नहीं आएगा भैया आपके? पूर्व नहीं आएगा, बल्कि कौन सा भाग आएगा? पश्चिम भाग आएगा। इतना ध्यान रखना है। तो तीन के परिप्रेक्ष्य में भारत की आपको स्थिति पूछी जाती है। ठीक है, राजस्थान की आपको स्थिति पूछी जा सकती है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला जो भाग है वो आपके और होता है इसमें, और हाँ ये राजस्थान है। और राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे पहले मैं बता देता हूँ। बहुत आसान है, ध्यान रख लीजिएगा। नई डिजिट ये याद रहे तो इससे अच्छा है कि ये 2 लिखे, ये 3 लिखे, ये 4 लिखे। ठीक है, और इसके बाद जो लिखा वो इतना लिखा। कितना लिखा भाई आपके? 239। ये किलोमीटर में है भारत का, राजस्थान का क्षेत्रफल। अगर इसको आप मील में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 लिखा है मैंने, ये 2 लिखा है, और ये कितना लिखा है भाई आपके? 3 लिखे। और यहाँ पर 239 है, इसकी जगह यहाँ पर मील हमेशा कम होता है, तो कितना है भाई आपके? 139 है। तो अगर क्षेत्रफल किलोमीटर में है तो 2, 3, 4 ये लिखे हुए हैं, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब 342, 3,42,239 सबको याद होता है। ठीक है, ये जो शुरू करने हैं मील में वो इससे कम में शुरू करने हैं। यहाँ पर 2 से हमने शुरुआत की थी, यहाँ पर कितना से शुरुआत की है? 1 से। तो 1, 2 और 3 लिखे, ये हो गया 132। और नेक्स्ट आगे डिजिट हो जाता है वो कितना है भाई आपके? 139। किलोमीटर में चाहे कहो कि मील में कहो, दोनों में 39 लास्ट में आ ही रहा है। बस किलोमीटर ज्यादा है तो 239 है, मील अगर कम है तो कितना भी आपके? 139 है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे पूछा जाता है जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो किन किन राज्यों के या किन किन देशों के बराबर है, किन किन देशों से बड़ा है वगैरह पूछा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कुछ आपके स्पेशली देश चलेंगे, और उसमें से पहला देश है वो तो ये है, नाम कौन सा है? ब्रिटेन। दूसरा देश है वो ये है आपके स्पेशली, नाम कौन सा भी आपके? श्रीलंका। ठीक है, तीसरा देश है उसको कहा जाता है आपके ये देश, नाम कौन सा है? स्विट्जरलैंड। चौथा जो देश है उसको आपके कहा जाता है इजराइल, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और पांचवे जो देश है वो जर्मनी है, जापान है, नॉर्वे है, पोलैंड है, स्वीडन है, ये सारे देश है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनके कैसे कैसे हैं क्षेत्रफल, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इनके कैसे कैसे है। यहाँ पर पहला ही दिया हुआ है कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? अरे ये लिखा हुआ कितना? बे का मतलब 2 गुना। तो ब्रिटेन के क्षेत्रफल का 2 गुना किसका क्षेत्रफल होगा आपके? राजस्थान का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है? 5। ठीक है, श्रीलंका के क्षेत्रफल का कितना गुना राजस्थान होगा? 5 गुना होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ आपके? पूरा पूरा स्विट्जरलैंड। इसमें से एक शब्द अपन निकाल देते हैं, ये क्या? स्वीट। स्वीट के साथ बहुत अच्छा शब्द कौन सा लगता है? आगे अपन रोज बोलते हैं ऐसा, हाँ वेरी गुड, हार्ट। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा होता है भाई आपके? स्वीट हार्ट। और उस हार्ट में से लास्ट आपके निकाल दीजिएगा, एच निकाल दीजिएगा, तो ये आपके बन जाएगा वो, एक तो आ बन जाएगा और एक ट बन जाएगा। रा स्पेशली साइलेंट ही रहता है, प्रोनाउंसिएशन पढ़ो तब भी ध्यान रख लीजिएगा। तो स्विट्जरलैंड का जो क्षेत्रफल है वो याद रखना, स्वीट हार्ट नाम बड़ा है। और स्वीट हार्ट का नाम बड़ा मतलब 8 गुना। हार्ट याद रखोगे तो 8 याद रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो है वो ये है, कौन सा देश है भाई आपके? इजराइल। इजी संख्या सबसे ज्यादा होती है वो 17 होती है। ठीक है,
ये भी मैथ का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जो बच्चे सीखते हैं वो ये 17 ही सीखते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में इजराइल से जो है वो इतना गुना है, कितना गुना है आपके 17। ज नाम वाले जो भी देश है, जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड, ये बाकी जो भी कंट्रीज आगे उनके बराबर है। किसका क्षेत्रफल बराबर है भाई आपके? राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। तो दो चीजें आपकी और हो जाती है, एक तो स्थिति हो जाती है, एक नेक्स्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है भाई आपके? विस्तार हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें कुछ चीजें और है एडिशनल, वो आगे बता रहा हूं। एक और जो तो होता है वो नए जिले पूछेगा। नए जिले कौन कौन से? तो 33 जिले आपके पहले वाले थे इसी। नए जिले कितने? 8। टोटल अभी कितने? 41। ठीक है। इधर वाले बापड़ी या बापड़ा, जो भी शब्द याद रखो या रख लीजिएगा। बा से बालोतरा है, फ से आपके कौन सा? फलूदी। नेक्स्ट आगे कौन सा? डी से डीडवाना है, कौन सा? तो 3 जिले जो मरुस्थल में नए बने हैं वो बापड़ी नाम वाले, ध्यान रख लीजिएगा। 3 जिले जो उत्तरी अरावली में नए बने हैं वो काटड़ी नाम वाले। एक तो का से कोटपुतली है, त से तिजारा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खैरतल तिजारा इसको कहते हैं। और डी से आपके और ज्यादा आएगा, वो कौन सा आएगा भाई आपके? तो बापड़ी काटड़ी है बस, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी कैसी है? बापड़ी काटड़ी है, ध्यान रख लीजिएगा। बस आपके जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कौन सा जिला हो जाएगा? ब्यावर। और स से आपका जो जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई आपके? सलूम्बर। ये जो नए जिलों का गालमेल किया है, दूदू भी जोड़ दिया, ये आपके ये और भी केकड़ी भी जोड़ दिया वगैरह जो किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें से देगा कि निम्न में से कौन सा जिला जो अभी वर्तमान में नया जिला बना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले वाले जिले आपको कंफ्यूज करेंगे, सांचौर आ जाएगा बीच में, अनूपगढ़ आ जाएगा बीच में, बहुत ज्यादा आ जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। याद रखना को इसी ट्रिक से याद रख लीजिएगा, बापड़ी काटड़ी है बस, बाकी कुछ नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये सारे जिले फैक्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल दीजिएगा, राजस्थान का सामान्य परिचय। पूरा आ गया। हाँ भाई देखो, गन्ना सिंह कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इससे पहले अपन ने 2 राजा पढ़े, उसमें से एक राजा पढ़ा, उसका नाम तो ये था आपके, कौन सा राजा था भाई आपके? रतन सिंह। और एक राजा और पढ़ा, उसका ये नाम था, नाम कौन सा था भाई आपके? डूंगर सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसमें डूंगर सिंह जो राजा है उसका बाप राजा नहीं था, ठीक है। राजा की निसंतान मृत्यु हुई है और इसके बाद में ये घोषणा करवाई है कि भाई राजा किसको बनाए, तो क्या हुआ? नीचे रखना, किधर रखना? अच्छा पीछे रखना। कितना कितना? कहते रहना। नेक्स्ट सेकंड। अच्छा ये साइड वाला कट रहा होगा, इधर वाला भाग नहीं, आज से सेट नहीं किया होगा और भी टेढ़ा कर दिया यार, मुझे ही उधर आ जाने दो। यार ये भी खतरनाक। अच्छा इधर सा जाता होगा, कौन तक आता है? मेरा डूंगर सिंह रह गया। हाँ, डूंगर सिंह एक राज परिवार का सदस्य नहीं था, राज परिवार का सदस्य नहीं था, मतलब अपने जैसा ही था, ठीक है। किसी किसी की किस्मत इतनी तेज होती है, जैसे भजन लाल जी की किस्मत बहुत जबरदस्त तेज है। कुछ नहीं था बंदे के पास में, ना कभी 4th ग्रेड का भी फॉर्म भरा, लेकिन सीधे बन गए, वो क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। तो कभी कभी किस्मत बहुत जबरदस्त तेज होती है। हाँ, एक चीज और है, किस्मत आपको जहां पर पहुंचाना चाहती है वहां पर अपने आप पहुंचा देगी, आपसे वो कार्य करवाएगी, ठीक है, और फाइनल पहुंचते जाओगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मेहनत करिए लेकिन किस्मत होती है वो पहुंच ही जाता है, फाइनल है। जो किसी ने अनुमान नहीं लगाया होता कि इसकी इतनी ग्रोथ होगी, ठीक है। जो कल मैंने मोनालिसा का एक वीडियो देखा था, मोनालिसा कौन सी? अच्छा याद तो है तुमको, ठीक है। कल फरारी कार में घूम रही थी, ठीक है। आज जस्ट 2 या 3 महीने पहले वो माला बेच रही थी, वो भी 100 रुपए की, दिहाड़ी उसकी 100 रुपए थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसी है, इसको कहते हैं किस्मत। वो लोग कहते हैं किस्मत कुछ नहीं होती है, तो ये किस्मत ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता है, इसमें मेहनत कहीं नहीं लगती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खैर छोड़िएगा, अपने ये डूंगर सिंह है, सेम टू सेम है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, सामान्य सा घूमने फिरने वाला लड़का है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और राजा की निसंतान मृत्यु हुई है, कहा गया है कि जो भी आसपास का है उसको या तो बना दिया जाए या फिर पहले जो भी आता है उसको बना दिया जाए, ठीक है। और संयोग ऐसा बैठा है कि पहले ही राजभवन में उस दिन आ गया है, या राज दरबार में आ गया है, या फिर गेट पर आ गया है, वो ये आ गया। नाम कौन सा भी आपके? डूंगर सिंह है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपने जैसा लड़का अगर होता है, देखो जो वीआईपी बच्चे होते हैं
उनको मिट्टी मिलती नहीं है तो वो खाते नहीं है, अपन होते हैं वो बांस काट के खाते हैं ठीक है। तो इसका बचपन भी इसी में बीता। किसमें बीता? डूंगर सिंह का बचपन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कैल्शियम की शायद अपने में कमी होती होगी, इसलिए खा लेते होंगे कि मिट्टी में कैल्शियम मिल जाए, या मुल्तानी मिट्टी में कैल्शियम मिल जाए, या फिर नेक्स्ट आगे पेड़ तो है ही सी, उसमें तो कैल्शियम मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा कलम में। तो ऐसा ही आपके डूंगर सिंह है। बाद में कहा जाता है कि इसने मिट्टी डालकर स्पेशली पकौड़ी बनाने की स्टार्ट की है, उसी को बीकानेरी भुजिया कहते हैं। कौन से भुजिया कहते हैं? बीकानेरी भुजिया। तो ध्यान रखना बीकानेरी भुजियों को जो लाने वाला, जिसको आप बड़े चाव से आज खाते हो, वो इसी ने फर्स्ट में स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया भाई? आपके डूंगर सिंह ने। और कहा है कि इसको किससे मिलाकर बनाना भाई? आपके मिट्टी से मिला के बनाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो बीकानेरी भुजियों में 100% टेस्ट जो आएगा वो इसी को डालने से आता है। वहां पर बीकानेर की स्पेशली मिट्टी इस तरह की है कि उसको जब भी डालोगे तो उसका टेस्ट आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए बीकानेरी भुजिया बीकानेर के ही आपको अच्छे लगेंगे। डूंगरपुर वाले भी भुजिया बनाते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं लगेंगे, उदयपुर वाले भी बनाते हैं उतने अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें टेस्ट स्पेशली दे रही है वो मिट्टी दे रही है। नहीं तो दूसरा अगर कुछ चीज देती, भाई मिर्ची टेस्ट देती तो अपन भी लाकर डाल देते, ठीक है, लेकिन नहीं दे रही है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे मैंने रतन सिंह ने बताया, इससे पहले उसने 2 ही काम किए। एक तो राजपूतों में कौन सी प्रथा की समाप्ति, और एक इसने सबसे अच्छा काम किया इस रत्न ने, वो ये किया है कि जवाहर सिंह और डूंगर सिंह को जब अंग्रेज सरकार पकड़ के ले जा रही थी तो उनको अपने यहाँ पर शरण दी है, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेज सरकार को कभी मिले नहीं तो ये डूंगर जी जवाहर जी थे, उनको अंग्रेज काले पानी की सजा दे देते। पहले एक ही सजा फिक्स थी और वो सजा कहलाती थी काले पानी की सजा। कौन सी सजा? काले पानी की सजा का मतलब अंडमान निकोबार में एक जेल बनी हुई थी, उसको कहा जाता था सेलुलर जेल। कौन सी जेल? सेलुलर जेल। जब भी मैं अंडमान निकोबार पढ़ता हूँ तो ये बताता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वहां पर स्पेशली बहुत छोटा सा कमरा होता था, ध्यान रख लीजिएगा, बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी, ठीक है। एक तरफ उसके साइड में बाथरूम बना हुआ था, बाथरूम में भी गेट वेट वैसा हो वैसा फिक्स नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाती थी, मुश्किल से एक कंबल दिया जाता था, मुश्किल से वो भी दिया जाता था, ठीक है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो वगैरह कुछ भी नहीं। ऊपर खुला आसमान होता था। सबसे बड़ी बात ये होती थी, सर्दी में भी आपको वहीं पर रहना, उसी एक कंबल के सहारे जीवन जीना, गर्मी में भी उसी एक कंबल के सहारे जीवन जीना है, ठीक है। एक प्लेट यहाँ पर चावल दे दिए जाते थे, या फिर दिन में एक टाइम खाना दिया जाता था, और एक ही टाइम स्पेशली पानी दिया जाता था। ऐसा नहीं तुम पानी यूं कहो और हाथ में दरबार में लेकर उपस्थित हो जाए, ऐसा कोई नहीं था। वीरान सा मौसम था। अगर मकोड़े भी निकल आते हैं या फिर नेक्स्ट बिच्छू भी वहां पर निकल आते हैं जेल में, तो उसकी सुरक्षा तुमको करनी थी, मारना था, फेंकना था वगैरह तुम जानो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसी को कहा जाता है काले पानी की सजा। कौन सी सजा कहा जाता है? काले पानी की सजा। बहुत टफ सजा होती थी, हाईएस्ट टफ सजा वो यही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वो भी अंडमान निकोबार में इतने जंगली जानवर निकलते हैं, कोई काट खाया और मर गए तो कोई पूछने वाला नहीं है, फेंक देते। आपने बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ी है यूं करके, तो मछलियां खा जाती थी। आधे से ज्यादा लोग तो डरते डरते डर में ही मर जाते थे यहाँ से जब जाते थे तब। तो वो कहा जाता है कि ऐसे उन लोगों को बचाया था, वो रतन सिंह ने बचाया था। नेक्स्ट अगला राजा हमारा जो आता है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। जब महाराजा गंगा सिंह यहाँ का राजा बना है तो स्पेशली ये उधर जो रानी अभी भी है वो वही है, महारानी विक्टोरिया। क्या नाम है? विक्टोरिया। और विक्टोरिया से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है या विक्टोरिया से सबसे ज्यादा इंप्रेस है वो अपने बड़ा राजा, नाम कौन सा? गंगा सिंह। लगभग विक्टोरिया को इंप्रेस करना इनका मुख्य मकसद है। ये माधो सिंह है अपना, ये है इनका एकमात्र काम, ये एक सबसे ज्यादा इंप्रेस होनी चाहिए। वो कौन होनी चाहिए? विक्टोरिया होनी चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इन राजाओं को और कुछ सूझता ही नहीं था। जैसे अपने यहाँ पर कुछ छोरे होते हैं, दोपहर में सुबह में उठते ही चौराहे पर जाकर बैठ जाते, वैसे वैसे ये राजा थे आपके, और इनमें कोई अंतर नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि हमेशा अच्छा बनने का प्रयत्न करता था वो महारानी विक्टोरिया के सामने, अच्छा बनने का प्रयत्न करता था। कौन अच्छा बनने का प्रयत्न करता था? गंगा सिंह अच्छा बनने का प्रयत्न करता था, ठीक है। कहा जाता है लगभग 1907 के आसपास पहली बार विक्टोरिया से ये मिला है। विक्टोरिया से ये मिला है तो अपनी टूटी फूटी जो अंग्रेजी है उसमें विक्टोरिया से बात की है, ठीक है। स्वाभाविक है, रानी है तो यही पूछेगी कि तुम अपने कार्य में या अपने राज्य में क्या क्या काम कर रहे हो। और उस समय सबसे लंबी लंबी जो उस हॉल में फेंक रहा है वो अपने बड़ा राजा। अपने वाला राजा का नाम कौन सा? गंगा सिंह है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पहला तो उसने यही फेंकी थी कि महारानी साहब हमारे वहां पर अकाल चल रहा है। क्या चल रहा है? अकाल चल रहा है। और उसको कहा जाता था 56 अकाल। कौन सा अकाल? 56 अकाल।
अगर भारत में सबसे भयंकर आज तक का कोई अकाल पड़ा है तो वो यही 56वां अकाल है। विक्रम संवत 1956 में पड़ा। विक्रम संवत है वो लगभग आगे चलता है, कितना साल आगे चलता है ये बताएगा? 57 ईयर्स। कितना साल? 57 ईयर्स आगे चलता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके ईस्वी सन है वो पीछे चलेंगे 57, और 1956 को 56वां अकाल कहते हैं, विक्रम संवत के आधार पर कहते हैं। तो इसके 57 साल पीछे कौन सा सन होगा? 1899। कौन सा साल होगा? तो 1899 में अकाल पड़ा, उसका नाम ये 56वां अकाल है। कौन सा अकाल है? 56वां अकाल है, ठीक है। और उसमें कहा जाता है कि अपने यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती। देखो अभी के जो अकाल पड़ रहे हैं, वैसे तो ये कहा जाता है तीजो पुरियो 8वां अकाल है, ठीक है। तीजो पुरियो का मतलब होता है अर्ध अकाल। हर तीसरे साल राजस्थान में औसत से कम बारिश होगी, उसको कहा जाएगा अर्ध, आधा अकाल पड़ा जाता है। और उसी को एक शब्द कहा जाता है कुरियो। क्या कहा जाता है? कुरियो। कभी भी आ जाए कुरियो शब्द का अर्थ क्या है? तो आधा अकाल, ठीक है। हर 8वें साल यहाँ पर पूर्ण अकाल पड़ता है। कौन सा अकाल पड़ता है? पूर्ण अकाल। और लगभग 100-200 सालों में एक बार पूर्ण त्रिकाल पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। त्रिकाल में अन्न, पानी वगैरह सबकी कमी हो जाती है, तीनों चीजों की कमी हो जाती है, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, वो आपके स्पेशली त्रिकाल कहलाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। आपके स्पेशली अकाल में सिर्फ पानी की कमी होगी, ठीक है। और आधे अकाल जो होता है उसमें थोड़ा बहुत पानी उपलब्ध होता है, गर्मियों में पानी सूख जाएगा, बाकी बरसात ऋतु में उपलब्ध होगा। तो ये इसकी तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पर 1899 में भयंकर अकाल पड़ा, और भयंकर अकाल पड़ा तो पूरे देश में लाखों लोग मरे। उस समय बहुत ज्यादा लोग मरे थे, लाखों लोग मरे थे, ठीक है। पशु मरते थे ऐसा नहीं था, लोग भी उस समय अकाल से मरते थे। आज अकाल पड़ता है केवल पशु मरते, बहुत भयंकर पड़ जाए तो भी, कोई आदमी भूख के कारण नहीं मरता है। लेकिन उस समय लाखों लोग भारत में मरे थे। और पूरे भारत में जब लाखों लोग मरे तो मीटिंग ली थी, वो इंग्लैंड की महारानी ने ली थी, और सारे राजाओं को बुलाया था स्पेशली कि तुमने क्या क्या किया, लोगों को कैसे कैसे बचाया या कैसे कैसे बचा रहे हो, उसके बारे में तुम बताओ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें अपने राजस्थान से गया है वो ये भी गया, नाम कौन सा है? गंगा सिंह। और उसमें उन्होंने कहा है मैडम ने कि भाई तुमने क्या क्या किया बीकानेर में, ठीक है। या फिर ऐसा कौन सा राजा है जिसने व्यवस्था की है, और सबसे पहले खड़े हो रहे हैं वो अपने यही राजा खड़े हो रहे हैं। नाम कौन सा भाई आपके? महाराजा गंगा सिंह। कहा है कि मैम ने बहुत कुछ किया है, सबसे पहले अकाल पड़ा है तो पानी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? पानी की। अरे मैं गंगा सिंह गंगा नहर से पानी लाया हूँ। कहां से लाया? गंगा नहर से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गंगा नहर निकाली कौन सी नदी से थी? अच्छा, इंदिरा गांधी नहर कौन सी नदी से निकाली है? सतलज। बांध कौन सा जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? हरिके बैराज। कहां, कौन सा बांध है? हरिके बैराज, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा गया कि वहां पर सतलज नदी है, वहां से मैं पानी की व्यवस्था करने के लिए एक नहर लाया हूँ, ठीक है, और उसका नाम है गंग नहर। कौन सा नाम है? गंग नहर। गंग नगर वहां से लाया हूँ, इसके बाद में हमने पानी का स्टोरेज करवाया है बीकानेर में, और उसका नाम है गंगा सरोवर। कौन सा नाम है? गंगा सरोवर। इसी गंगा सरोवर को वर्तमान में एक झील कहते हैं जिसका नाम है गजनेर झील। और गजनेर झील कहाँ पर है? यूं आता है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो उस गजनेर झील का निर्माण करवाया वो इसने करवाया। किसने करवाया भाई? आपके गंगा सिंह ने करवाया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले तो महारानी ने कहा कि ये आपके गंग नहर लाए हैं, तुरंत कहा जाता है ताली बजवाई, ताली बजाओ, गंगा सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। उसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं और लाया हूँ, वो आपके गंगा सागर एक आपके तालाब का भी निर्माण करवाया है, सरोवर का भी निर्माण करवाया। महारानी ने फिर ताली बजवाई, कहा कि इतना बड़ा काम तुमने किया कैसे, ये बताओ। तो इसने कहा कि मैंने एक अलग ही डिपार्टमेंट इसके लिए बना दिया है। और डिपार्टमेंट कौन सा है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलग से बनवा दिया है। इसमें वर्कर्स, इंजीनियर्स वगैरह सेलेक्ट किए और वो रोड मैप तैयार करके ला रहे हैं, और इसके बाद मैंने ये करवाया पूरा पूरा, ठीक है। महारानी खुश हो गई। कौन सी महारानी? विक्टोरिया। की क्या बात है गंगा सिंह, तुम तो ग्रेट पर्सन हो, ठीक है, दिल को छू गए, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में गंगा सिंह फिर उठ खड़ा हुआ, बोला कि ये तो महारानी कुछ भी नहीं है, आप मेरे किस्से सुनोगे तो और भी हैरान रह जाओगे। महारानी ने तुमने कहा सुना तेरे किस्से क्या है भाई, कुछ हो तो सुना। तो उसने कहा कि मैंने एक नई सेना का गठन किया है और उसका नाम है गंगा रिसाला। कौन सी सेना? गंगा रिसाला, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्या बात है, वाह ध्यान रख लीजिएगा। उसमें है क्या? तो उसने कहा कि हमने बहुत तेज, किसी भी समय युद्ध हो सबसे तेज रफ्तार से पहुंचने वाली सेना बनाई है।
ठीक है। महारानी ने कहा कि वाह सीखो, कुछ सीखो, गधो कुछ सीखो इस राजा से। कौन सा राजा से? गंगा सिंह राजा से कुछ सीखो। तो गंगा सिंह और उठे और बोले कि इसमें तुमको पता है हमने किसको सम्मिलित किया? महारानी ने कहा तुम ही बताओ किसको सम्मिलित किया, हमको नहीं पता है। तो कहा जाता कि इन्होंने फिर कहा है कि हमने जो सम्मिलित किया, किसको सम्मिलित करेंगे? अरे तेज गति से हमको जाना है, किसको सम्मिलित करेंगे? विमान कहां से लाएंगे हम, इतने नाकड़े आदमी है। ठीक है, ऊंटों को सम्मिलित किया। किसको सम्मिलित किया? ऊंटों को सम्मिलित किया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कर्नल जेम्स टोड को उसने तुरंत यहां पर भेजा महारानी ने कि तुम जाओ और इसने काम कैसे कैसे किए हैं वो तुम देखो और बाकी सारे राजाओं को समझाओ पूरे भारत में घूमकर। तो कहा जाता कर्नल जेम्स टोड रानी की आज्ञा से भारत में आया। कहां पर आया? भारत में आया। और फिर उसने पहली नहर देखी जो महाराजा गंगा सिंह ने खुदवाई थी। ध्यान रख लीजिएगा, कौन सी नहर थी? गंग नहर देखी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पानी एक खोबे में भी आया इतना भी नहीं आ रहा था। ठीक है, गंगा सरोवर पूरा सूखा था। ध्यान रख लीजिएगा। और नहर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इसके पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स ने बनवाई थी कि कुछ पूछो ही नहीं। पानी तो आ रहा था, कहीं नहीं आ रहा था, कहीं रिस रहा था, वगैरह ही हो रहा था। तो बाद में कहा जाता कर्नल जेम्स टोड ने वापस बजट जारी करवाया, कुछ अंग्रेज सरकार से मिलकर, कुछ गंगा सिंह से, और वापस पूरी नहर बनवाई। वो कर्नल जेम्स टोड के निर्देशन में बनवाई गई। ध्यान रख लीजिएगा, अपने वाले से नहीं बनी, अपने वाला नेक करके बैठ गया था। ठीक है, ठेठ सतलज नदी से कि पानी आएगा यूं करके। तो वो फिर पक्की नहर बनवाई, वो उस आदमी ने बनाई। किसने बनाई? कर्नल जेम्स टोड ने। इसमें उसको 6 साल लगे। 1920 में वो आया। ठीक है, और कहा जाता है उसको लगभग 6 साल लग गए। ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही 6 साल लगे उसने इंजीनियर वगैरह कुछ भेजे, और 6 साल जैसे ही लगे तो कहा जाता है 1927 में इस नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और गंगा नहर का शुभारंभ हुआ वो 1927 में हुआ। कब हुआ? 1927 में। ठीक है, महारानी अगर किसी से सबसे ज्यादा इंप्रेस हो गई तो वो अपने वाले राजा से हो गई। अपने वाले राजा का मतलब गंगा सिंह। इसने काम ही ऐसे ऐसे गिनाए थे। ठीक है, तो इंप्रेस हो गई। ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कुछ समय बाद इसने एक समिति आई, बटलर समिति, और वो ये अध्ययन करने के लिए आई कि भाई अंग्रेजों के स्वामी भक्त कौन कौन से लोग हैं पूरे भारत में। तो सबने लिख कर दिया कि हम अंग्रेजों के स्वामी भक्त हैं, मतलब अंग्रेजों को खुश करने के लिए अपन थोड़े ऊंचे लक्ष्य वाले। ठीक है, अपन को अंग्रेजों को खुश करने से कोई मतलब नहीं है, अपन को सीधा किसको खुश करना है? विक्टोरिया को खुश करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा, इस प्रेस नोट में लिख कर दिया, स्पेशली एकमात्र राजा जिसने बटलर समिति के प्रेस नोट में लिख कर दिया कि हम अंग्रेजों के स्वामी भक्त नहीं है, बल्कि हमारी जो स्वामी भक्त है वो किसके प्रति है? ब्रिटिश राजतंत्र के प्रति है, यू लिख कर दिया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। महारानी और ज्यादा खुश हो गई कि हाँ मेरा कोई अगर चेला मिला है तो वो यही मिला है। कौन मिला भाई? आपके गंगा सिंह मिला। और जैसे ही महारानी खुश हो जाती थी तो उपाधि दी जाती थी। कौन सी उपाधि थी? अरे ब्रिटेन वाली महारानी उपाधि कौन सी दी थी? महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी पता है? केसर हिंद। कौन सी उपाधि दी थी? केसर हिंद। हर बार यही आती है, 2-3 बार पहले भी लिखवाई है। जिस पर महारानी बहुत ज्यादा खुश हुई है उसको केसर हिंद की उपाधि उसने दी है। ध्यान रख लीजिएगा, और कोई उपाधि नहीं दी है। तो कहा जाता है बीकानेर में पहली बार ये उपाधि दी वो इसको दी। किसको दी? गंगा सिंह को। कौन सी समिति के में प्रेस नोट लिखा था इससे? बटलर समिति में प्रेस नोट लिखा था, इससे इसको उपाधि दे दी। वाह यार, क्या अगर कोई स्वामी भक्त है मेरे प्रति तो ये यही है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह है, और इसको केसरी हिंद की उपाधि दे दी। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कुछ समय बीता, और कुछ समय बीतने के बाद में महाराजा गंगा सिंह है वो यहाँ पर खुलकर कुप्पा होकर बैठने लगे। अगर ब्रिटेन, अंग्रेज तो बोलते ही नहीं थे उनसे। ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि महारानी का सबसे खास आदमी बना था तो यही बना था। कौन सा बना था? गंगा सिंह ही बना था। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अचानक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, और पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो महारानी ने भी अपने खास आदमी को याद किया। अपना खास आदमी कौन? यहाँ पर ही गड़बड़ होगी। ध्यान रख लीजिएगा। वहां तक ठीक था, लड़ने वगैरह जाना नहीं था। ठीक है, उसने डायरेक्टली मैसेज किया जो तुमने बहुत तेज सेना बनाई है, सबसे दुनिया की तेज सेना फाइटर जेट वाली, वो लेकर आओ। और वो लेकर भी पहुंचनी है, वो साला यहाँ पर नहीं पहुंचनी है बल्कि ठेठ पहुंचनी है अफ्रीका में। भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद ईरान है, ईरान के बाद इराक है, इराक के बाद जॉर्डन है, जॉर्डन के बाद लीबिया है, लीबिया के बाद इजराइल है, इजराइल के बाद मिस्र है, और मिस्र को क्रॉस करके, सुएज नहर को क्रॉस करके पहुंचना है
वो आपके नाइजीरिया है, नाइजीरिया के बाद जो आता है नाइजर आता है, और उसके बाद सोमालीलैंड आता है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया, और जैसे ही विद्रोह हो गया तो हमने ही कहा था कि हमने एक कौन सी सेना बनाई है, सबसे तेज सेना बनाई है, जिसका नाम क्या होगा भाई आपके, गंगा रिसाला होगा, जिसमें हम पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में बुलाया और हमको ठेठ जाना पड़ा, वो सोमालीलैंड जाना पड़ा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें वो कालिया कंचप्पा कुंचाखप्पा वगैरह वाले जो होते हैं, उनके जैसे वहां वाले लोग, ध्यान रख लीजिएगा। ना तो लैंग्वेज समझ में आए, ना कुछ और समझ में आए, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ वालों को तो पता होता है दौड़े झंडे दिखाते हैं तो मतलब युद्ध विराम है, वहां वाले दौड़े झंडे दिखाते हो तो वो सोचते हैं कि युद्ध करने आ रहा है, यूं करके और आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ी दुर्गति हुई, वो इसकी हुई, किसकी हुई भाई आपके, गंगा सिंह की बहुत खतरनाक दुर्गति हुई, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर लड़ने पे जा कई दिनों तक तो खाने को ही नहीं मिला, रेगिस्तान में मिलेगा क्या, वहां पर पूरा रेगिस्तान ही है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आपको वहां के लोग क्या कहते हैं, तो वहां के लोग रेगिस्तान में जो भी मिल जाता है, सांप मिल जाता है, बिच्छू मिल जाता है, हिरण मिल जाता है, कुछ भी खा लेते हैं, अपने वाले ऐसे खा नहीं जाते। वहां के लोग और चाइनीज लोगों में समानता है लगभग, कि वो चाइना वाले कुछ भी खा लेते, चाइना वालों को खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपके खिड़की में कॉकरोच लटकता हुआ देखा तो वो खिड़की में दिखेगा नहीं, सीधा तवे पर दिखेगा 2 मिनट के बाद में, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा तो वो कड़ौर खा लेते, सबसे बड़ी बात, सबसे उनका चाइना का फेमस व्यंजन है वो कड़ौर है, ठीक है। वो पूरे पूरे भर के लाते हैं, फिर वो अपने तवे पर रख देते, पांखे वगैरह पैर वगैरह जल जाते, इसके बाद जैसे ओले खाते हो वैसे एक एक खाते रहते हैं, वो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। किनको ना नहीं होता है, अमाशय अगर कटी हुई नहीं हो तो कुछ नहीं होता है, हाँ रसायन हो ना तो दिक्कत आती है, बाकी अगर आपकी अमाशय कटी हुई नहीं है, अंदर से कहीं घाव नहीं है, अल्सर रोग नहीं है, तो सांप का अगर जहर आप पी लेते हो तो कुछ नहीं होगा, विरेचक होता है, कुछ नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ अमाशय कटी हुई और सांप का जहर पी लिया तो फिर ऊपर जाओगे सीधे। केमिकल जहर होता है वो असर करता है, क्योंकि वो अमाशय की दीवारों को बेच देता है, उसमें इतनी क्षमता होती है। तो जो केमिकल जहर होता है, जो दवाइयां होती है, वो असर करती है उस पर जाके, ध्यान रख लीजिएगा। उनको बनाया इस तरह से होता है कि अमाशय की जो भित्ति होती है, दीवारें होती है, उनको भेद कर जाए वो, ठीक है। बाकी अगर जैसे प्राकृतिक जो होता है, जैसे सांप का जहर है वगैरह ये है, उनका अगर पी जाओ तो भी कुछ नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा। सांप काट ले तो उसका बेंस में जहर जाता है, इसलिए मरते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अपना नाम है वो कौन सा भी आपके, गंगा सिंह। अफ्रीका में गए, सोमालीलैंड में गए, परेशान हो गए, और जैसे ही परेशान हो गए तो कहा जाता है एक नोट लिखा है जिसको कहा जाता है रोम नोट। कौन सा नोट, रोम नोट। उसमें यही लिखा है कि सभी राष्ट्रों को युद्ध नहीं करना चाहिए, बेकार युद्ध है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चुपचाप संधि कर लेनी चाहिए और ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से रोम नोट लिखा है, वो महाराजा गंगा सिंह ने लिखा है। जब महाराजा गंगा सिंह ने इस नोट को लिखा तो उस पर विक्टोरिया ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और कहा जाता है कि इसके बाद में विश्व युद्ध का भी धीरे धीरे एंड हो ही गया, ठीक है। इसके बाद में कहा जाता है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चला। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चला तो रोज के पब्लिक है वो विद्रोह करती थी, ठीक है। राजा है वो अंग्रेजों का साथ देते थे, अंग्रेजों को हर राजा से कांटेक्ट करना पड़ता था। तो अपने वाली ने वापस कहा कि यार मैं हर राजा से कांटेक्ट करूं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ तुमसे कांटेक्ट करूं और काम हो जाए। गंगा सिंह ने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मैं वहां पर जाता हूं और एक ग्रुप बनाता हूं हमारे राजाओं का, उसका नाम दूंगा वो ये दूंगा। कौन सा नाम दूंगा भाई आपके, नरेंद्र मंडल। 1921 में बनाया गया, ठीक है। ये आता भी है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की थी, अपने वाले ने की। अपने वाला कौन, गंगा सिंह जी ने की है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी को कहा जाता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। प्रिंसेस का मतलब राजकुमारों का समूह या राजाओं का समूह, ठीक है। ये खुद को राजा नहीं कहते थे, राजा कहता है तो उम्र ज्यादा लगती है, तो इसकी जगह अपन को खुद को क्या कहना चाहिए, राजकुमार। उम्र कम लगती है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं राजकुमार हूं यूं बोलूं तो उम्र कम लगेगी, मैं राजा हूं यूं बोलूं तो उम्र ज्यादा लगेगी। अपन को उनके सामने उम्र कम दिखानी है, कम ज्यादा दिखानी है, कम दिखानी है यार, तो ऑब्वियसली ज्यादा दिखानी ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रेम का मामला है तो ऐसी कंडीशन में हमने कहा था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन करेंगे, जिसको कहा जाता है राजकुमारों का समूह। और इसी का नाम जो दिया था वो कौन सा दिया था भाई आपने, नरेंद्र मंडल। हर बार जब भी उनको कोई जरूरत पड़ती कि सभी राजाओं से वार्तालाप करनी है तो वो सिर्फ एक आदमी को ही फोन करती। किस आदमी को फोन करती, गंगा सिंह। यहाँ पर टेढ़ा कर देते सबको, ठीक है, इकट्ठा कर देते और फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है उनकी जो भी बात होती वो पहुंचा देते कि हमारी माननीय महारानी विक्टोरिया ये चाहती है
कि आप ऐसा करो यूं, और वो ऐसा कर भी लेते थे बाकी लोग, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है नेक्स्ट आगे ये नरेंद्र मंडल की स्थापना की। इसके बाद में कहा जाता है कि आपके स्पेशली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चला, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी बहुत पिक पॉइंट पर आ गए। पिक पॉइंट का मतलब बहुत जबरदस्त चले, ठीक है। तो उनको हर बार बात करने के लिए इंग्लैंड बुलाया जाता था। जो इंग्लैंड में बात करने के लिए बुलाया जाता था उसको स्पेशली कहा जाता था गोलमेज सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन। बुलाया किसको जाता था? महात्मा गांधी को, ठीक है। कौन सी सरकार बुलाती थी? ब्रिटिश सरकार बुलाती थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान, यहाँ तक कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन पहुंच जाते थे हम का मतलब कौन? गंगा सिंह। कुल कितनी बार गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपके? 3 बार। वहां पर एक गोलमेज थी, उसके चारों ओर लोग बैठ जाते थे, फिर बात करते थे कि आपको क्या चाहिए। यूं अपन कुछ कुछ उनसे मांग लेते थे, वो कुछ कुछ चीजें दे देते थे। इसी को एक सम्मेलन कहा जाता था, गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पहुंचे हमारे यहाँ के राजा। हमारे यहाँ के राजा कौन है भाई आपके? गंगा सिंह जी, ठीक है। एक तो गंगा सिंह जी गए। गंगा सिंह जी हर वक्त अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि अकेले जाते तो बाकी लोग टोकते उनको कि तेरे अकेले का काम है, और घरवाली ज्यादा टोकती, तो वो अपने एक दोस्त को ले जाते थे, और दोस्त को ले जाते थे, वो उदयपुर का राजा था, ध्यान रख लीजिएगा। अरे उदयपुर का नहीं, सॉरी धौलपुर का। उसका नाम था उदयबान सिंह। कौन सा नाम था? उदयबान सिंह, ठीक है। कभी भी अकेले गंगा सिंह जी नहीं गए, बल्कि अपने प्यारे मित्र को ले जाते थे, जिसका नाम था उदयबान सिंह। तो कहा जाता है कि ये और उदयबान सिंह दोनों एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचते थे। कौन से सम्मेलन में? गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। और कहा जाता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राजाओं की तरफ से किसी ने भाग लिया था, तो वो हमारे इसी राजा ने लिया था। इसी राजा ने का मतलब गंगा सिंह ने, ठीक है। एक बार तो उदयबान सिंह भी गया। उदयबान सिंह गया तो उदयबान सिंह को कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई, वहां पर सामने महारानी बैठी रहती है, उसको बैठे बैठे यूं करके ताकना, ये किसने कह दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो करता था, वो ये आदमी करता था। कौन सा आदमी करता था आपके? गंगा सिंह जी, ठीक है। उदयबान सिंह कहता कहीं चल घूमने चले वगैरह करे ना, ये बिल्कुल ना बोल देते थे कि नहीं, अपन तो बैठेंगे तो यही बैठेंगे, महारानी से बातें करेंगे, मस्त बातें करके वापस चले जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, वो तो इसने लिया। किसने लिया भाई आपके? और गंगा सिंह के अलावा एक गोलमेज, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दूसरे व्यक्ति ने भाग लिया, उसका नाम वो है धौलपुर का महाराजा। कौन सा भी आपके? उदयबान सिंह है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी तो कोई भी मांगने के लिए आ जाता था, मैडम का नाम लेता था कि मैडम ने कहा है कि राजा मदद करेंगे, तो जब झट से पैसे निकाल के दे देते थे। 5 लाख रुपए कैसे कुछ दिए थे काशी विश्वविद्यालय या बनारस विश्वविद्यालय के निर्माण में। किसने बनाया था ये विश्वविद्यालय? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। हिंदुओं का विश्वविद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय था, इसीलिए इसको काशी विश्वविद्यालय या फिर कौन सा विश्वविद्यालय कहते हैं आपके? बनारस विश्वविद्यालय कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह की डेथ हुई। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बीकानेर के राजा बने। राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के राजा कौन थे? फटाफट याद करके बताओ। राजस्थान एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजा कौन से थे? शार्दुल सिंह। कौन से राजा थे? शार्दुल सिंह। सबसे ज्यादा डर लगा था हमें कि एकीकरण के समय पाकिस्तान भी प्रयत्न करेगा और भारत भी प्रयत्न करेगा, ध्यान रख लीजिएगा, इन रियासतों को मिलाने का। और पाकिस्तान में मिलने के चांस ज्यादा रियासतों को कौन से? वेस्टर्न रियासतों को, ईस्टर्न रियासतों को? वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न के पास में पाकिस्तान की वेस्टर्न की सारी रियासतें वो किस राज्य के पास में पड़ रही है? पाकिस्तान के पास में। तो भारत वालों ने चालाकी की थी कि हमने इधर से मिलाना प्रारंभ नहीं किया था, बल्कि किधर से मिलाना प्रारंभ किया था? इधर से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर लास्ट की रियासत थी, वो सबसे बड़ी रियासत यही थी, कौन सी? बीकानेर। बीकानेर से अपन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाते 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 लास्ट में इधर आए, और इधर वाली लास्ट रियासत कौन सी थी? धौलपुर। कौन सी थी? धौलपुर। तो कभी भी रियासत को विलय हुआ तो इधर से इधर वाले क्रम में हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपके स्पेशली बीकानेर फर्स्ट रियासत है, लास्ट रियासत धौलपुर है। प्रश्न ये आएगा कि एकीकरण पत्र पर पहले हस्ताक्षर करने वाले राजा कौन थे? बीकानेर के कौन है भाई आपके? शार्दुल सिंह। नेक्स्ट आगे अंतिम राजा कौन से थे? अंतिम राजा कौन से? धौलपुर के। कौन है भैया आपके? उदयबान सिंह है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शार्दुल सिंह का आ जाता है एकीकरण हो गया उनके समय, और उनके समय हो गया तो राजतंत्र ही आपका क्या हो गया भाई आपके? कंप्लीटली खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा। लास्ट लिखवाना क्या बाकी रहा ये बताओ। हाँ देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी थी, 1968 तक कैसे पढ़नी है वो अपन को पता ही नहीं था। 1968 से पहले वालों को कंपटीशन देना ही नहीं था,
ठीक है। कंपटीशन देने शुरू हुए वो 1968 के बाद। 1968 के बाद क्या 2004 के बाद वैसे शुरू हुए, ध्यान रख लीजिएगा। इससे पहले परसेंटेज बेस्ड सिस्टम था, ठीक है। 1968 से पहले जैसे ही देश आजाद हुआ 1948, 49, 50, इसमें तो ये किया था जिसने भी बीए कर रखा है उसको लाओ और सीधा सीधा कलेक्टर बनाओ। क्या बनाओ? कलेक्टर। अगर उस समय तुमने बीए किया होता तो तुम भी आज कलेक्टर होते किसी जिले के, ठीक है। अफसोस कि तुमने उस समय बीए किया नहीं और इसके बाद में अब तो बहुत जबरदस्त कंपटीशन बढ़ गई। खैर 1968 तक किसी को पता नहीं है कि भाई आपके स्पेशली राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी कैसा है। पहला आदमी आया वो ये आया, नाम कौन सा भी आपके? वीसी मिश्रा। किताब लिखी उसने ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान लिखी, और कब लिखी आपके? 1968 में, ठीक है। और उसने पहली बार पढ़ाया इस राजस्थान ज्योग्राफी को, या फिर राजस्थान मैप को तुम पढ़ोगे कैसे। और इससे सिंपल सी चीज की कि उसने बांट दिया राजस्थान को। टोटल कितना भाग में बांट दिया? 7 भाग में बांट दिया, ठीक है। सबसे पहला प्रदेश गग्गर नहरी प्रदेश, 2 जिले जहां पर गग्गर नदी बहती है। कौन कौन से 2 जिलों में बहती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ से एंट्री करती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट गंगानगर की इस बटनेर साइड में बहते बहते वो जाती है, तो उसका बहाव क्षेत्र है वो यहीं तक है, आपके ज्यादा है नहीं, इन्हीं 2 जिलों में, ठीक है। जब कभी उसमें बाढ़ आती है, भगवान प्रकट ज्यादा ही हो जाए कभी कभी, ठीक है, मेहरबान ज्यादा ही हो जाए, तो इसमें बाढ़ आ जाती है, तो इसका पानी पहुंच जाता है, वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंचता है। बाकी हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील है, वहां से तो ये प्रवेश करेगी। यहाँ पर एक दुर्ग है भटनेर दुर्ग, वहां तक जाते जाते ये समाप्त हो जाती है। उसी के समाप्ति स्थल पर दुर्ग बनाया गया है, वो भटनेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग है। तो कभी कभी अगर आ जाए कि हनुमानगढ़ नदी का अंतिम स्थल कौन सा है, तो वो वही दुर्ग है। नाम कौन सा भी है? भटनेर दुर्ग है, ठीक है। इधर फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा, इनको शुष्क प्रदेश नाम दे दिया गया। बाकी जितने भी मरुस्थलीय जिले बचे उनको कौन सा प्रदेश नाम दे दिया गया? अर्ध शुष्क प्रदेश नाम दे दिया गया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हनुमानगढ़ के बाद चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये 3 तो मैंने बताए थे, सी, जे और कौन सा आ गया अक्षर? एस। इसी अल्फाबेटिक क्रम में ये नाम आएंगे। ये यहाँ पर नाड़ी यू लिखा हुआ है, नागौर और डीडवाना, और बीजेपी में बालोतरा, जोधपुर और पाली, ये अंतर्वर्ती जिले, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इधर जालोर आता है, ये तुम्हें पता ही है स्पेशली। तो ये सारे सारे अर्धशुष्क बता दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट आगे बता दिया गया ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ऊपर जो है वो कोटपुतली है, खेरथल है, अलवर है, ये जिले है, ठीक है। इसके साथ साथ 2 और है, जयपुर और कौन सा भी आपके? दौसा। मध्यवर्ती अरावली में 3 जिले, ए बी आर, मतलब आपके अजमेर है, ब्यावर है, और कौन सा आपके? राजसमंद, ठीक है। दक्षिणी अरावली में वैसे सलुम्बर आता है, उदयपुर आता है, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, वो सारे भी आते हैं। लेकिन इसने फिर अलग से बांट दिया इसको, इधर वाली दक्षिणी अरावली को अलग कर दिया, सलुम्बर, उदयपुर को, और बाकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इनको कहा गया कृषि प्रदेश। कौन से प्रदेश? जिसमें प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है वगैरह, सारे दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश नाम दिया गया है। इसने कहा है कि एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होती है तो वो इन्हीं जिलों में होती है, ठीक है। यहाँ पर एकदम समतल जमीन है, ध्यान रख लीजिएगा, तो उसको औद्योगिक प्रदेश नाम दिया। कौन सा प्रदेश? औद्योगिक प्रदेश। और ये पूर्व में है इसलिए कहा है पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। के बी बीजे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ को उसने कहा हाड़ौती प्रदेश। कौन सा प्रदेश का है? और इस तरह से टोटल नाम हो जाता है वो 7 नाम हो जाता है। कितना नाम हो जाता है? 7 नाम। थोड़ा टफ रहता है, 7 नाम याद रखना, ठीक है। अपन ने कहा मजा नहीं आया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके कारण कहा जाता है पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी को वापस बांटना पड़ा है। तो पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? वीसी मिश्रा ने, याद रखना है। और किताब का नाम है ये ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। दोनों बार किताब का नाम तो यही है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है वीसी मिश्रा को हमने मान्य नहीं किया क्योंकि ये पढ़ने में समझ में आता नहीं है। आ तो जाता है लेकिन अपन इतनी मेहनत करते नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, टफ लगता है थोड़ा सा। और जैसे ही टफ लगा तो हमने दूसरा वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और वो जिस आदमी ने किया है आपका वो ये नाम है। नाम कौन सा लिखा मैंने? रामलोचन सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसने कहा कि इतने 7 भागों में बांटने की क्या जरूरत है, मैं इसका आसान वर्गीकरण तुमको बताता हूँ, ठीक है। अब कहा कि भाई आसान वर्गीकरण तू बता, तो इसने सीधा सीधा सा बांट दिया कि एक लाइन यूं खींच दो बीच में से, अरे बीच में से लाइन इधर वाले खींचनी है, एक लाइन बीच में से खींच दो, ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 भाग राजस्थान के हो जाएंगे। ये जो हो जाएगा वो मरुस्थली प्रदेश हो जाएगा। कौन सा प्रदेश? मरुस्थली। और ये जो हो जाएगा इधर वाला वो पठारी प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये 2 भाग किए वो इसने किए, किसने किए? रामलोचन सिंह ने। हमने ऐतराज किया कि साले तूने ऐसे कैसे बांट दिया, ये कोई बात हुई क्या? इसमें अरावली पर्वतमाला भी है, इसमें पठार भी है, इसमें मैदान भी है, तूने ऐसे कैसे बांट दिया? तो उसने कहा सॉरी, गलती होगी,
ठीक है, वापस बांट देता हूं मैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब वापस कैसे बांटता हूं, तो उसने कहा एक लाइन इधर और खींच दो तो तुम्हारा सही सही हो जाएगा। ये पूरा मरुस्थल है वो दो भागों में बढ़ जाएगा। कितना भागों में? दो भागों में। इधर वाला मरुस्थल कौन सा मरुस्थल कहलाता है? शुष्क मरुस्थल। कौन सा? शुष्क। इधर वाला कौन सा कहलाता है? अर्ध शुष्क। हमेशा फिक्स है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसको भी अपन बांट देते हैं और इसको कह दिया कि ये प्रदेश दे देता हूं, उसका नाम है अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरावली प्रदेश, ठीक है। और इधर वाले को कह देते हैं वो पठारी प्रदेश कह देते हैं। कौन सा प्रदेश? तो पहले कितने भाग बना? दो। फिर कितने भाग बना? चार। हमने कहा कि ये भी गलत है, ठीक है। हम इसको इतना अर्धशुष्क पूरे को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। वो तो और भी अच्छा था भाई, कम से कम गग्गर नहरी क्षेत्र इतना निकाल तो देता था, ठीक है। तू तो साथ के साथ पढ़ा रहा है, इतना कैसे पढ़े? इधर भी मैदान और पठार दोनों को साथ पढ़ा रहा है, ऐसे कैसे पढ़े? तो उसने फिर कहा कि ठहरो, ध्यान रख लीजिएगा, मैं वापस देता हूं उसका वर्गीकरण, वो सुनो। तो इसने कहा कि मैंने इन दो को दो भागों में बांटा था, अब इसके कुछ भाग में और कर देता हूं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा कि इसको तो मैं वही भाग मानूंगा। कौन सा प्रदेश? शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क के मैं चार भाग करूंगा। कितना भाग करूंगा? चार भाग। यहाँ पर तो आपकी नदी वाला वही है। नदी कौन सी है? तो गग्गर नहरी प्रवाह क्षेत्र या गग्गर नदी प्रवाह क्षेत्र। इधर वाले तीन जिलों को चूरू, जुजनू, सीकर को अपन क्या कहते हैं? शेखावटी उच्च भूमि कहूंगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में एक बड़ा प्रदेश है, उसको मैं कहूंगा नागौर। क्या कहूंगा भैया? नागौर उच्च भूमि। और यहाँ पर एक नदी बहुत अच्छी जाती है, इस तरह से जाती है। नदी कौन सी है? लूणी। तो इसको कहूंगा मैं लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालोर में ज्यादा है और जालोर को हम कहते हैं गोडवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको कहूंगा मैं एक और नाम, गोडवाड़ बेसिन या फिर लूणी नदी प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस पार्ट के कितने भाग हो गए? इस पार्ट के कितने भाग थे? एक। टोटल कितना हो गए अभी तक? 5, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे कहा कि अरावली को मैं 3 भागों में बांटूंगा, जैसे जैसे अपन ने बांटी। ये कौन सा भाग है? उत्तरी अरावली। कौन सा? ये कौन सा भाग है? मध्य अरावली। और ये कौन सा भाग है? दक्षिणी अरावली। सेम टू सेम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 4 ये थे, 3 ये हो गए, 7 हो गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को तो मैं पूर्वी मैदानी प्रदेश ही कहूंगा, तो ये 8 हो गए। इस हाड़ौती के पठार को या दक्कन के पठार को मैं 2 भागों में बांटूंगा। ये जो 4 जिले हैं के बी बी जे, उसको तो कहूंगा मैं हाड़ौती का पठार। क्या कहूंगा? और इधर से कहा जाता है ये 3 जिले और है इस लाइन पर। 3 जिले इस लाइन पर कौन कौन से थे? सवाई माधोपुर, आगे करौली, धौलपुर। इनको मैं कहूंगा विंध्य कगार। क्या कहूंगा? विंध्य कगार, ठीक है। तो 2 भाग तो यहाँ पर हो गए थे, 2 भाग, एक पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला, 3 भाग, 3 ये कितना हो गए? 6 और 4 ये कितना हो गए? 10, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे कहा गया कि मैं इस मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटूंगा। देखो मरुस्थल में 2 भाग तुमको स्पेशली दिखाई देंगे, जब भी कहीं आप देखने जाओगे कोई भी मरुस्थल है तो उसमें 2 भाग आपको स्पेशली दिखाई देंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ये कैसा मरुस्थल है? पूरा पूरा शुष्क। और शुष्क मरुस्थल में आपको दिखाई क्या देगा? अगर शुष्क मरुस्थल का मतलब झाड़ियां है ही नहीं, ठीक है। वहां पर देखोगे तो आपको दिखाई क्या देगा? या तो रेत दिखाई देगी, या तो रेत दिखाई देगी, या रेत नहीं दिखाई देगी। जहां पर रेत नहीं दिखाई देगी वहां पर आपको क्या दिखाई देगा? पत्थर दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? पत्थर। भाई शुष्क है, वहां पर झाड़ियां है ही नहीं, तो 2 ही चीजें आपको मिलेगी, या तो रेत मिलेगी या फिर क्या मिलेगा भाई? आपके पत्थर, चट्टानें मिलेगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं फिर 2 भागों में बांटूंगा। एक तो बालू का युक्त का मतलब जहां पर रेत है, और एक बालू का स्तूप मुक्त। बालू का मतलब रेत, ठीक है, और मुक्त का मतलब वहां पर रेत क्या है? नहीं है। तो इसको मैं टोटल कितने भागों में बांटूंगा? 2 भागों में। टोटल भाग कितना हो गए? 12। कितना हो गए? 12। तो रामलोचन सिंह साहब कहते हैं कि सबसे पहले मैंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? 2। उसके उपभाग बनाए थे। कितना उपभाग बनाए थे? 4। और उसके उपक्षेत्र बनाए मैंने। कितना उपक्षेत्र बनाए? 12, ठीक है। तो पहला 2 है, फिर नेक्स्ट आगे है वो कितना भाई आपके? 4। और फिर नेक्स्ट आगे उपक्षेत्र है वो कितना है आपके? 12। ये वर्गीकरण किसने किया? और पहले वाले कौन से थे? उन्होंने कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा रामलोचन सिंह का वर्गीकरण। हाँ भाई, कॉमन सेंस ज्यादा काम मिल देना, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें कुछ रटो वगैरह करो, सारी चीजें कॉमन सेंस बेस्ड ही है। हाँ, ये सारा वर्गीकरण बता कौन रहा है आपको? अरे मैं बता रहा हूं।
यहाँ पर कहा राम, खैर छोड़िएगा। रामलोचन सिंह जी है, वो कह रहे हैं कि ये सारा वर्गीकरण मैंने दिया है। सबसे पहले राजस्थान को 2 भागों में मैंने बांटा है, 2 भाग मरुस्थल और इधर से पठारी प्रदेश। फिर इसको मैंने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मरुस्थल है वो मरुस्थल है, इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पठारी प्रदेश है आपका, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसके भाग किए, टोटल कितने भाग किए? 12 उपभाग किए हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यही वर्गीकरण इनका मान्य रहा कालांतर में, ठीक है। और इसी वर्गीकरण के अनुसार अपन पढ़ते हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपकी राजस्थान ज्योग्राफी को जो सरल बनाया है वो इस इंसान ने बनाया। नाम कौन सा भी आपके? रामलोचन सिंह, ठीक है। और इसी के अपन को 12 उपभाग पढ़ने होते हैं। इसको 4 भागों में पहले डिवाइडेशन करते हैं और फिर 4 भागों को अपन को पढ़ना होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान तो आया ही। हाँ देखो, अपन जब राजस्थान पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं कि आपका ये पूरा भाग है वो क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है राजस्थान का? ये मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। ये पूरा भाग क्या कहलाता है आपके? अरावली पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। इधर से इधर का काटदूत क्या कहलाता है आपके? पूर्वी मैदानी प्रदेश या पूर्वी मैदान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसको जो कहा जाता है वो अपन पढ़ते हैं वो इस रूप में पढ़ते हैं, दक्कन का पठार ये वास्तव में कहलाता है, क्योंकि ये दक्कन के पठार का भाग है। मध्य प्रदेश में जो भी पठार है, मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत का, दक्षिणी भारत का जो भी पठार है ये त्रिभुजाकार बना हुआ है पूरे भारत में, वो पूरा दक्कन का पठार ही कहलाता है। तो ये दक्कन के पठार का भाग है, इसको अपन पढ़ते हैं हाड़ौती के पठार के रूप में, ठीक है। ये स्पेशली दक्कन का पठार। अब सबसे पहले जब भी अपन शुरू करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, तो ये 4 आपके यहाँ पर निर्मित आकृतियां है। ये पूरी निर्मित आकृतियां है वो क्या कहलाएगी भाई आपके? पर्वत। ये क्या कहलाएगा? पठार। ये क्या कहलाएगा? मैदान। और ये क्या कहलाएगा? मरुस्थल कहलाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले अपन अगर देखें तो सबसे पहले बना क्या होगा कालक्रम के अनुसार वो देखना अपन को, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले स्पेशली बनेगा वो आपका ये चीज बनेगी, पर्वत बनेगा। क्या बनेगा? पर्वत, ठीक है। पर्वत जैसे जैसे इसका अपरदन होता जाएगा वायु के कारण, जल के कारण, तो ये कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इस तरह से रह जाएगा पूरा पूरा, ये भाग पूरा कट जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही कट जाएगा तो ये इस तरह की आकृति रह जाएगी, और इस तरह की आकृति को अपन कहते हैं क्या? पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार। और धीरे धीरे इसका अपरदन होता जाएगा, ये कटता जाएगा, इसकी मिट्टी इधर आकर जमती जाएगी पूरी पूरी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे जमती जाएगी वैसे वैसे ये पूरा समतल एरिया बन जाएगा। इसको अपन क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे, जहां पर नदियां वगैरह प्रवाहित होगी, ठीक है। पर्वत पूरा ही खत्म हो गया तो मतलब नदियां भी धीरे धीरे क्या होगी आपकी? खत्म हो जाएगी। और जैसे ही नदियां खत्म हो जाएगी स्पेशली, तो कहा जाता है कि यहाँ पर रेत ही रेत रहेगी जो नदियों द्वारा लाई गई होगी, बाकी कुछ नहीं बचेगा। और ऐसी कंडीशन में ये बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा? मरुस्थल बन जाएगा। तो अगर आपका कोई भी भू आकृति है उसमें सबसे पुरानी जो आकृति होगी वो ये कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई आपके? पर्वत। फिर क्या आएगा? पठार। फिर क्या आएगा? मैदान। फिर क्या आएगा? मरुस्थल आएगा। यहां तक आपको कंफर्म हो चुका होगा। अब नेक्स्ट आगे, ये पूरा राजस्थान है, इसमें इधर मरुस्थल है, इधर अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इधर पठारी प्रदेश है और इधर मैदानी प्रदेश है। अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो सबसे पुराना कौन सा होगा इन चारों में से? अरावली पर्वतीय प्रदेश होगा। इसके बाद कौन सा होगा? हाड़ौती का पठार होगा। इसके बाद कौन सा होगा? पूर्वी मैदान होगा। इसके बाद कौन सा होगा? मरुस्थल होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये जो दोनों है आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेश, ये दोनों पर्वत निर्माण के काल के अनुसार है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये मैदानी प्रदेश और मरुस्थल ये दोनों मैदानी भाग के अनुसार है। किसके अनुसार है भाई? मैदानी भाग के अनुसार है। तो कभी भी पूछ ले कि इनमें से कौन सी अवशिष्ट आकृति है जो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन कौन सी होगी? हाँ। सबसे नवीन कौन सी हो जाएगी? मरुस्थल हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी है वो कालक्रम आपको याद रह जाएगा, तो वो इसी तरह से याद रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब आगे ये आपका कंप्लीटली भारत है। ध्यान रख लीजिएगा, इसमें ये एरिया वो सबसे ज्यादा पुराना है, ये एरिया है वो सबसे ज्यादा नवीन है, और ये जो एरिया है वो उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है, ये नवीन है, ध्यान रख लीजिएगा।
ये आपका एक पठार कहलाता है, उसका नाम कौन सा भी आपके दक्कन का पठार, ये सबसे ज्यादा पुराना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों के सापेक्ष में राजस्थान, ये मैंने 2 भाग किए, कितना भाग किए 2, राजस्थान में अपन ने कुल टोटल कितने भाग पड़े हैं अभी 4 भाग, इधर से मरुस्थल, इधर से अरावली पर्वतीय प्रदेश, इधर से पूर्वी मैदानी प्रदेश, इधर से पठारी प्रदेश, ठीक है। इन 4 भागों को मैं इन 2 भागों में डिवाइडेशन करूं तो 2-2 भाग दोनों को देने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो 2 पुराने सर्वाधिक भाग होंगे वो इसके साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे दक्कन के पठार के साथ में। जो 2 नए भाग होंगे राजस्थान के वो इसके साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे मैदानी भाग के रूप में जाएंगे, ठीक है। 2 सबसे पुराने भाग राजस्थान के कौन कौन से, अरावली पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती का पठार, इनका जो निर्माण हुआ है वो आपका इससे हुआ है, किससे हुआ भैया आपके दक्कन के पठार से हुआ, ध्यान रख लीजिएगा। 2 नए भाग कौन कौन से रह गए, पूर्वी मैदान और मरुस्थल, इन दोनों का विकास हुआ है वो आपके उत्तर के विशाल मैदान से हुआ है, ठीक है। तो कभी भी आ जाए निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग का मैदान विकास हुआ है, वो उत्तर के विशाल मैदान से हुआ है, तो ये दोनों याद रखने, दोनों मैदानी वाले मैदान और मरुस्थल। और कौन से भाग का विकास दक्कन के पठार से हुआ है, तो पर्वतीय प्रदेश, और कौन सा भी आपके हाड़ौती का पठार, इन दोनों का विकास किससे हुआ है आपके दक्कन के पठार से हुआ है। अगली और चीज क्या है वो देख लीजिएगा, नेक्स्ट है ये आपका देख लीजिएगा राजस्थान है, स्पेशली कहा जाता है इधर वाला जो भाग है उसको अपन कहेंगे मरुस्थली प्रदेश है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर पूरा आपका विशाल मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये पूरा विशाल मरुस्थल है वो 2 देशों में फैला हुआ है। इधर वाला आपका जो देश है वो पूरा कौन सा कहलाता है भाई आपके भारत, इधर वाला पूरा देश है उसको क्या कहा जाता है आपके पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पूरा विशाल मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। लगभग भारत में इसका एरिया है, भारत में थार के मरुस्थल का एरिया वो 85% है, बच कितना गया आपके 15%। तो पूरा थार का मरुस्थल है उसका 85% एरिया भारत में, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। भारत में इधर 3 स्टेट है, इधर ऊपर वाला स्टेट कौन सा पंजाब, और इधर वाला स्टेट कौन सा है आपके गुजरात। ये कच्छ भुज वगैरह देखोगे वहां पर भी रेतीला प्रदेश ही है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी स्पेशली मरुस्थल है। पूरा थार का मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है, पहला देश पाकिस्तान है, दूसरा देश कौन सा भी आपके भारत, और उसमें भारत का हिस्सा कितना 85%। अब अगर भारत वाले हिस्से को ही ले ले, अपन 15% को पूरा पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है, केवल भारत वाला 85% हिस्सा ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं 100% एरिया। ये कितना परसेंट एरिया भाई आपके 100% एरिया, ठीक है। ये 100% एरिया 3 राज्यों में फैला हुआ है, एक तो पंजाब है, एक राजस्थान है और एक कौन सा आपके गुजरात है। उसमें से आपके राजस्थान में कितने परसेंट एरिया में मरुस्थल है, अगर ऐसा पूछ ले थार का मरुस्थल, तो वो है 62%। कितना परसेंट है 62% है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ये पूरा राजस्थान का एरिया है और राजस्थान के एरिया में ये मरुस्थल का भाग कितना है अगर ये पूछ ले तो 61.11% है। कितना परसेंट है 61.11% है, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल मैंने कितना लिखवाया था 3,42,000 और 3,42,000 का लगभग 61% निकालोगे तो ये इतना एरिया आता है। 1,75,000 किलोमीटर क्षेत्रफल पर अपने सिर्फ और सिर्फ फैला हुआ है। वो क्या फैला हुआ है आपके मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट अपन पहली संरचना पढ़ देते हैं मरुस्थल वाली। हाँ, इससे पहले 2-3 चीजें और बता देता हूँ। एक तो अपना भाग है राजस्थान में वो मरुस्थल है। सेकंड नंबर का भाग कौन सा है आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। थर्ड नंबर का भाग कौन सा आपके पूर्वी मैदान। चौथे नंबर का भाग कौन सा आपके हाड़ौती का पठार। ये 4 आपके भाग हो जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मरुस्थल लगभग है वो आपके कितने परसेंट है भाई आपके 61% है। कितना प्रतिशत है 61% है। यहां तक कंफर्म हो गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनका पहली चीज मैं बता देता हूं किस भाग का कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब 61% के बाद जो संख्या आएगी वो आपके राउंड फिगर वाली आएगी। 6 और 1 आपके हो जाते हैं, वो कितना हो जाता है भाई आपके 7, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इन दो का एरिया जो बनाना है वो आपको 70% बनाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मरुस्थल का एरिया कितना परसेंट हो गया 61, 6 और 1 7 होते हैं। इन दोनों का एरिया 70% है। शेष इसका एरिया रह जाएगा कितना 9%, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि मरुस्थल जो फैला हुआ है वो तो आपके 61% एरिया में फैला हुआ है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो 9% एरिया में राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है।
ये टोटल मिलाकर कितना परसेंटेज हो गया आपके 70%। बाकी एरिया बचा कितने परसेंट 30%। तो ये दोनों मिलकर हो जाते हैं वो आपके इतने प्रतिशत हो जाते हैं। कितने प्रतिशत हो जाते हैं भाई आपके 30% हो जाते हैं। और गनीमत ये है कि एक इसमें से फिर आपके स्पेशली 7% ही है इधर वाला। कितना प्रतिशत है 7%। तो बच कितना गया ये इधर वाला 23%। ठीक है, तो दो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि इनके एरिया का क्षेत्रफल कितना आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि मरुस्थल तो सबको याद है। इसके बाद राउंड फिगर वाली संख्या बना देनी है। कितनी बना देनी है 70। 61 में से 61 घटाओगे तो 9% रहेगा। इधर बच गया वो 30% रहेगा। 30 का फिर ये 7% है तो 7% लेना ही है। और बच गया वो कितना परसेंट रहेगा आपके 23% रहेगा। ठीक है, एक और चीज आपको देखनी होती है, वो आपकी ये देखनी होती है। क्या देखनी होती है भाई आपके जनसंख्या देखनी होती है। और जनसंख्या है वो बहुत अच्छी है, इससे भी ज्यादा वर्गीकृत है कि 50-50% जनसंख्या दोनों में निवास करती है। ध्यान रख लीजिएगा 50% जनसंख्या का मतलब होता है आपके इधर वाले एरिया में भी 50% जनसंख्या निवास करती है, इधर वाले एरिया में भी 50% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, मतलब इन दोनों एरिया में मिलके जो जनसंख्या का परसेंटेज है वो 50% है। इन दोनों एरिया में भी जनसंख्या का परसेंटेज कितना भी आपके 50% है। ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, मरुस्थल में जनसंख्या कितनी है तो इतनी परसेंट है। कितने परसेंट है 40%। और पूर्वी मैदान में जनसंख्या कितनी है तो वो आपके इतने प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है भाई आपके 39% है। ध्यान रख लीजिएगा। अब दो आ गए तो दो डेटा और आप निकाल सकते हो। ये दोनों मिलाकर कितना परसेंटेज हो रहा है 50। इसमें से मरुस्थल में केवल जनसंख्या कितनी है 40। बच कितनी तो यहाँ पर आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो जनसंख्या है वो आपकी इतनी परसेंट बचेगी। कितना परसेंट बचेगी 10%। ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे इधर 39% है तो हाड़ौती के पठार में जनसंख्या कितनी होगी 11% होगी। ठीक है, तो कभी कभी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम पूछ लेता है। नेक्स्ट आगे जनसंख्या की दृष्टि से क्रम पूछ लेता है। ठीक है, क्रम याद रखने के लिए आवश्यक ये है कि कैसे कैसे निकालना है वो आपको आए। जनसंख्या वो 50-50% के अनुपात में और क्षेत्रफल है वो किस अनुपात में भाई अपने 70-30 के अनुपात में। ठीक है, और इसके बाद तो जैसे जैसे एक डेटा याद रखोगे ये 40 और 39 है, इसके बाद माइनस कर देना और ये 61 9 और 23 7 है। ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कंप्लीटली आपके आ जाता है। वो दो चीजें आ जाती है। क्या क्या चीजें आ जाएगी भाई आपके क्षेत्रफल और नेक्स्ट आगे जनसंख्या। अब नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर देते हैं अपन कि क्या है। हाँ, ये आपके राजस्थान है। राजस्थान में पहला भाग अपन पढ़ रहे हैं वो आपके मरुस्थल पढ़ रहे हैं। ध्यान रख लीजिएगा इस मरुस्थल में कुछ भी नहीं उगता है, इसलिए इसको एक प्रदेश और कहा जाता है। उसका नाम कौन सा भी आपके रुक्ष प्रदेश। और इसी को स्पेशली एक और मरुस्थल कहा जाता है जिसका एक नाम है। नाम कौन सा भी आपके थार का मरुस्थल। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, थार के मरुस्थल को दो भागों में बांट देते हैं अपन। एक तो आपका इधर वाला प्रदेश आ जाता है, उसका ये नाम है। नाम कौन सा है भाई आपके शुष्क प्रदेश। एक इधर वाला नाम आ जाता है, उसका ये नाम है। नाम कौन सा है आपके अर्ध शुष्क। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस अर्ध शुष्क को इंग्लिश में जब जब भी आप पढ़ोगे तो इसके लिए एक शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा आपके स्टेपी शब्द आएगा। यहाँ पर जिले यही से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जिला गंगानगर, दूसरा जिला बीकानेर, तीसरा जिला फलूदी, चौथा जिला जैसलमेर, पांचवा जिला बाड़मेर। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे आपके वो जिले हो जाते हैं। इधर से नेक्स्ट आगे लिखोगे तो इधर आपके और आता है वो जालोर आता है। जालोर के बाद सिरोही है, वो मरुस्थल में नहीं है। हाँ, एक और चीज खास बात मैं बता देता हूँ। ठीक है, अरावली के पश्चिम में जब आप जिले गिनोगे तो अरावली के पश्चिम में कौन कौन से जिले ये पूछता है तो उस समय ये सम्मिलित होता है, जालोर सम्मिलित होता है। कौन सा जिला जालोर। तो अरावली के पश्चिम में कुछ कितने जिले दिए सारे आपको गिनने हैं, उसमें सिरोही भी गिनना है और जालोर भी गिनना है। ठीक है, लेकिन जब ये पूछे मरुस्थल में कौन सा जिला सम्मिलित है तो यहाँ पर मरुस्थल नहीं है। कौन से जिले में सिरोही में। ठीक है, अब आप पूछोगे सिरोही को फिर अरावली के पश्चिम में क्यों गिना जाता है तो उसका कारण है सिरोही का जो जिला मुख्यालय है वो अरावली पहाड़ियों के उस तरफ है। उस तरफ है मतलब किस तरफ है मरुस्थल की तरफ है, लेकिन उसका अधिकांश भाग पड़ता है उसमें वृक्ष बहुत ज्यादा है, पहाड़ियां बहुत ज्यादा है, तो वो मरुस्थली भाग माना नहीं गया है। ठीक है, तो जब भी मरुस्थली जिलों को काउंट करोगे तो उसमें से ये जिला सिरोही कट जाएगा। और जब अरावली के पश्चिम जिलों को काउंट करोगे तो कौन सा जिला आ जाएगा आपके सिरोही सम्मिलित होगा। ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे इधर आपका एक जिला है जिसको हनुमानगढ़ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे कौन सा आएगा चूरू। चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर। ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर दो जिले थे, एक तो नागौर और एक कौन सा भी आपके डीडवाना। यहाँ पर बीजेपी नाम वाले 3 जिले थे, बालोतरा, आगे जोधपुर, आगे पाली। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें से ये अगर मैं सिरोही एक को छोड़ दूं तो सारे जिले हैं ये कौन से जिले कहलाएंगे मरुस्थलीकृत जिले कहलाएंगे। कौन से जिले कहलाएंगे
मरुस्थलीकृत जिले कहलाएंगे। ये दो भागों में, इधर वाला भाग कौन सा है? शुष्क प्रदेश। इधर वाला भाग कौन सा है? शुष्क प्रदेश में 3-4 ही लिखने, एक तो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और इधर वाला कौन सा भी आपके? फलोदी। बाकी सारे बच जाते हैं, ठीक है। और ये सारे प्रदेश आते हैं वो कौन से प्रदेश में आएंगे भैया आपके? अर्ध शुष्क प्रदेश में आएंगे। अब नेक्स्ट अगला अपन ले लेते हैं, वो आपके यही प्रदेश ले लेते हैं जिसका नाम है शुष्क प्रदेश। इधर वाला जो भी एरिया कहलाएगा वो आपके शुष्क प्रदेश कहलाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें जिले यहीं से स्टार्ट होते हैं। पहला जिला आपका फलोदी, सेकंड कौन सा है आपके? जैसलमेर, थर्ड कौन सा आपके? बाड़मेर, चौथा कौन सा आपके? बालोतरा, ध्यान रख लीजिएगा। ये पूरा पूरा शुष्क प्रदेश में आता है। शुष्क प्रदेश का मतलब क्या हुआ ये बताओ? अरे शुष्क प्रदेश का मतलब क्या हुआ? शुष्क प्रदेश का मतलब शुष्क प्रदेश है, यही हुआ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अरे शुष्क प्रदेश का मतलब होता है कि बिल्कुल वहां पर झाड़ियां नहीं है, बिल्कुल वहां पर घास का एक तिनका भी नहीं है, ठीक है। वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये बताया था, या तो रेत देखने मिलेगी या फिर चट्टाने देखने मिलेगी। मतलब या तो बालू का स्तूप आपको देखने मिलेंगे या फिर बालू का स्तूप नहीं देखने मिलेंगे। तो पूरे इस शुष्क प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। या तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र या फिर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक नाम हो जाता है वो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र हो जाता है, युक्त, और एक और हो जाता है उसका नाम है बालू का स्तूप मुक्त, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनमें से बालू का स्तूप होंगे किसमें? दोनों भागों में से युक्त में होंगे। किसमें होंगे? युक्त में रेत दिखेगी आपको। इसमें क्या नहीं दिखेगी आपको? रेत नहीं दिखेगी। रेत नहीं दिखेगी, क्या दिखेगी आपको? चट्टाने दिखेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 चीजें पाई जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। या तो यहाँ पर ईर्ग पाया जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर एक और शब्द होता है हम्मादा पाया जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर एक शब्द और होता है जिसको कहा जाता है रेग पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? रेग, ठीक है। इन तीनों में अंतर क्या है? तो बिल्कुल आपका बिल्कुल रेत दिखेगी ही नहीं, ठीक है। वो स्थान ऐसा होगा जिसमें र बिल्कुल आता ही नहीं है। इसमें र आता है मींस रेत होगी, इसमें भी र आता है ईर्ग में तो मींस रेत होगी, लेकिन हम्मादा में एक शब्द आता ही नहीं है, कौन सा? र। तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, वो क्या नहीं पाई जाएगी? रेत। तो मरुस्थल कैसा होगा? चट्टानी। पूरा पथरीला चट्टानी मरुस्थल होता है, उसको स्पेशली ये शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ईर्ग का मतलब होता है कंप्लीटली रेतीला भाग हो, वो तो कहलाता है ये कौन सा भाग? ईर्ग। और दोनों का मिश्रण हो, चट्टाने भी हो प्लस रेतीला भाग भी हो, दोनों मरुस्थलों का मिश्रण हो, वो ये शब्द कहलाता है। कौन सा शब्द कहलाएगा भैया आपके? रेत, ठीक है। तो 3 शब्द आपको आसानी से पता पड़ गए होंगे, इनमें अंतर क्या क्या है ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है बालू का स्तूप युक्त एरिया कितना है और बालू का स्तूप मुक्त एरिया कितना है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मुक्त में ये जो मुंह लिखा है वो इस तरह से लिखा है, अगर मैं इसको स्पीड लिखूं और ज्यादा स्पीड लिखूं तो इस तरह से आएगा और ये बन जाएगा 4, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो 41 पॉइंट आपके इतना परसेंट है। कितना परसेंटेज होता है ये पे? 41.5%। युक्त में ये या इस तरह से बना हुआ होगा, अगर मैं इसको और थोड़ा सा डिवाइड करूं तो ये इस तरह से हो जाएगा 5 की तरफ। तो ये लिखा हुआ है वो इस तरह से, और इसको इस तरह से बनाऊं तो ये 8 हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाता है वो इतने परसेंटेज हो जाता है। कितना परसेंटेज हो जाएगा आपके? 58 पॉइंट। ये परसेंटेज पूछता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो युक्त प्रदेश है वो 58.5 है, मुक्त प्रदेश है वो इतना कितना? 41.5%, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये शुष्क है। शुष्क को 2 भागों में अपन ने बांट लिया, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त होगा, वहां पर पूरा पूरा पथरीला या चट्टानी मरुस्थल होगा, उसके लिए एक शब्द हमने बताया, कौन सा? हम्मादा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, यहाँ पर आपकी एक जगह है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? पोखरण। यहाँ पर एक जगह इसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा आपके? फलोदी। यहाँ पर आपकी एक जगह और है जिसको आपके स्पेशली ये कहा जाता है आपके या तो मोहनगढ़ या फिर एक और जगह कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? बालोतरा, ठीक है, ज्यादातर ये बालोतरा आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुजाकार एक कोण बनता है और त्रिभुज बन जाता है, और इसी को आपके कहा जाता है वो हम्मादा मरुस्थल कहा जाता है, या फिर इसी को कहा जाता है वो आपके ये प्रदेश कहा जाता है। और ये जो प्रदेश कहलाता है वो आपका ये प्रदेश है, नाम कौन सा भी आपके? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए बालू का स्तूप कहां पर नहीं दिखाई देंगे, तो वो इन 3 क्षेत्रों में नहीं दिखाई देंगे। इन 3 क्षेत्र कौन सा भी आपके?
बालोतरा है। नेक्स्ट आगे कौन सा है? फलोदी है। नेक्स्ट आगे कौन सा है? पोखरण। पोखरण कौन से जिले में पड़ता है आपके? जैसलमेर, ठीक है। फलोदी तो फलोदी पूरा ही जिला है। बालोतरा है वो बालोतरा पूरा ही जिला है। 3 जिलों के अंदर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। 3 जिले कौन कौन से हो गए? जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहीं पर क्षेत्र पाया जाएगा, उसको ये क्षेत्र कहेंगे। कौन सा क्षेत्र कहेंगे? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ही नहीं, बिल्कुल रेती है ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। पूरा पूरा चट्टानी एरिया है, पूरा पूरा चट्टानी एरिया। यहाँ पर और मिलेगा क्या क्या आपको, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो आपको इस एरिया में पूरी पूरी मिलेगी, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें से एक शानदार चीज मिलती है, वो ये फॉसिल पार्क मिलता है। नाम कौन सा भी आपके? ठीक है। एक बहुत शानदार चीज और मिलेगी, वो ये सांप मिलेगा। कौन सा सांप? पीवड़ा सांप। एक और गार्डन मिलेगा, उसको ये गार्डन कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? और एक क्षेत्र और मिलता है, उसको आपके ये क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है आपके? लाठी सीरी क्षेत्र। ये सारा इसी एरिया में मिलता है। कौन सा एरिया में मिलता है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है? आकुल वुड फॉसिल पार्क। आकल एक प्लेस का नाम है। वुड का मतलब वहां पर लकड़ी का टुकड़ा मिला है। फॉसिल का मतलब वहां पर जीवाश्म मिले। जीवाश्म का मतलब कोई भी जीव थे वो मर गए थे तो उनकी हड्डियां वगैरह मिली है, और उनको जहां जहां पर भी संग्रहित करके रखा गया वही आपका पार्क कहलाता है। नाम कौन सा है? आकल वुड फॉसिल पार्क, ठीक है। रेत का एक डोरा नहीं दिखेगा वहां पर, ये कंडीशन है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी जाओगे चट्टाने ही चट्टाने दिखेगी, ठीक है। और वहीं पर कुछ संग्रहित किए गए कुछ लकड़ी के टुकड़े बहुत पुराने हैं, वो संग्रहित करके रखे। हड्डियां, डायनासोर की स्पेशली हड्डियां संग्रहित करके रखी गई है, वो यहीं पर रखी गई है। कौन से पार्क में? आपके आकल वुड फॉसिल पार्क में। जितने भी जर्मनी अमेरिका के वैज्ञानिक आते हैं वो यहीं पर खोज कर रहे हैं कि डायनासोर जो थे वो पहले दिखते थे, ऐसे थे, उनका डीएनए पड़ा हुआ है, तो उनके डीएनए से हम नया डायनासोर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। वो सारा प्रयोग कर रहे हैं, वो अपने यहीं पर कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? आकल वुड फॉसिल पार्क में। मतलब कहां पर कर रहे हैं? राजस्थान में। अगर भविष्य में डायनासोर बन गए तो वो कहां पर बनेंगे? राजस्थान में। खतरा तुम पर ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी पार्क को कहते हैं वो आकल वुड फॉसिल पार्क कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा मिला है, अपन होते बाड़ी देते भाई लकड़ी का टुकड़े का क्या करें, अपन कुछ करते भी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये लकड़ी का टुकड़ा एक्चुअल में पत्थर की तरफ जम गया पूरा पूरा, ध्यान रख लीजिएगा। आप अगर आप दूर से देखोगे तो ये पत्थर है, लकड़ी है, ये पहचान ही नहीं पाओगे, ठीक है। अगर उसमें माचिस की तिल्ली लगाओगे तो भी जलेगा नहीं, जाके देख लेना जाकर। लेकिन ऐसा देखना कि वहां के जो लोग हैं या फिर वहां के विभाग वाले लोग हैं वो नहीं देख पाए, नहीं तो वो आपको जेल में डाल देंगे कि हमारे यहाँ पर का लकड़ी का टुकड़ा जला रहा है, क्योंकि वही पर्यटन का मुख्य केंद्र है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा मिला है और वो 17.5 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 17 जब आपके यहाँ पर डायनासोर थे वो भी इतने ही पुराने थे। कितना पुराने थे? 17.5 करोड़ वर्ष पुराने यहाँ पर डायनासोर थे, ठीक है। उसी समय पता नहीं खा रहे होंगे, देखा टुकड़ा रह गया होगा, बाकी सारे टुकड़े खा गए होंगे, ठीक है। तो वही लकड़ी का टुकड़ा आपके रह गया, वही वो संभाल के रखा हुआ है, बहुत कांच में पूरा संभाल के रखा हुआ है उस लकड़ी के टुकड़े को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसी को कहा जाता है आकल वुड फॉसिल पार्क कहा जाता है, और वो जुरेसिक काल का है। जो भी डायनासोर होते हैं उनके लिए मूवी बनती है और उस मूवी का नाम होता है जुरेसिक पार्क का। कौन सी मूवी? आज जाके देखना, जैसे जुरेसिक पार्क यूट्यूब पर सर्च करोगे डायनासोर वाली मूवी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो जुरेसिक काल की मूवी है, ठीक है। उस काल को कहा जाता है स्पेशली जुरेसिक काल। और वो जो फॉसिल यानी जीवाश्म मिले डायनासोर के, वो लकड़ी का टुकड़ा मिला है, वो सारे के सारे उसी पार्क के अवशेष है। किसके अवशेष है? जुरेसिक काल के अवशेष है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें 3 ही चीजें पूछी जाती है कि आकल वुड फॉसिल पार्क में मिला क्या? लकड़ी का टुकड़ा। जीवाश्म में किसके जीवाश्म? डायनासोर के। कितने करोड़ वर्ष पुराने? 17.5 करोड़ वर्ष पुराने। और उस काल को कहा क्या जाता है? जुरेसिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुरेसिक काल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक शानदार चीज मिलेगी, वो शानदार तो क्या है यार, सांप को भी शानदार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। एक शानदार जंतु मिलेगा, वो ये सांप है। नाम कौन सा है? पीवड़ा सांप। हाईएस्ट पाया जाता है वो जैसलमेर में पाया जाता है। पोखरण के आसपास के इलाकों में, वहां पर एक सम गांव है, वहीं पर आपका एक पाया जाता है जिसको आपके ये सांप कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? पीवड़ा सांप। सबसे दुनिया में जहरीला सांप है वो यही है। नाम कौन सा?
पीवड़ा सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कभी जाओ सबसे ज्यादा बच के रहना, वो इसी से बच के रहना, किससे? पीवड़ा सांप से बच के रहना है, ठीक है। और सबसे स्पेशल इसकी विशेषता ये है कि काटेगा नहीं, कभी नहीं काटेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप सो जाओगे, हाँ एक इसकी और विशेषता, साला ये दिन को बाहर भी नहीं निकलता है, नहीं तो अपन मार डाले इसको, ठीक है। अपन मारने में सांपों को बहुत माहिर होते हैं, लेकिन ये दिन को बाहर नहीं निकलता है, बल्कि रात को ही बाहर निकलेगा स्पेशली, ठीक है। जहां पर आप सोए हुए होते हो वहां पर आपके शरीर की स्मेल से ही आपको पहचान जाता है, भले कौन सा भी हाबू से ना हो, स्मेल से पहचान जाता है ये, स्पेशली यहाँ पर इंसान सोया हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद में आपके पास में आ जाके उसी गुदड़ी पे सो जाता है, सबसे बड़ी बात खासियत ये है, ठीक है, काटेगा नहीं सोने देता है बेचारे को, ठीक है। लास्ट में आपकी छाती पर चढ़ के बैठ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपके मुंह के पास में इसका मुंह लाएगा, जब तक नहीं जागो, वैसे जागते नहीं है, ठीक है। और इसके बाद कहा जाता है कि वो सारी रात आपकी सांस में उसकी जो सांस होती है वो छोड़ते जाता है, बहुत जहरीली इसकी गंध होती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जहरीला बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक बार इस आपकी सांस की वायु में अगर इसने अपनी सांस छोड़ दी तो आप निश्चित हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद कभी उठ नहीं पाओगे क्या हो गया? अरे मैं पढ़ाऊंगा, बाई चांस तुम कभी सम गाँव गए जैसलमेर, तो वहां पर सोओगे नहीं, लालटेन लेकर बैठे रहोगे इधर इधर, कहीं आ तो नहीं रहा है, और एक जरा भी खर्र हुआ तो तुरंत जाग जाओगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी सांप को कहा जाता है, वो कौन सा सांप कहा जाता है? पीवड़ा सांप। सबसे बड़ी बात मुझे आश्चर्यजनक ये लगी, पीवड़ा में भी दो होते हैं, एक तो मेल होता है और एक कौन सा होता है? फीमेल होता है, ठीक है। ये ऐसे नाटक करने वाला कौन होता है? मेल होगा फीमेल होगा? फीमेल होता है। तो मेल सांप कभी भी ऐसा काम नहीं करता आके पास में सो जाना, ठीक है, आपके स्पेशली फूंक मारना, सांस वाली वायु में फूंक मारना, ऐसे काम मेल सांप नहीं करता है, ठीक है। सांप कौन सा होता है? अपने इसको कहते हैं हापे ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, वही होती है, वो ऐसे काम करती है। और लगभग कई सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है वो इस सांप के कारण हो जाती है। कौन सा सांप के कारण? हाईएस्ट जैसलमेर में पाया जाता है, वो भी वहीं पर उन पथरीली चट्टानों में मिलता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दिन को 99%, हाँ काटेगा नहीं, अगर आप उसको पूंछ से पकड़ लोगे तो भी नहीं काटेगा, लेकिन आपकी तरफ घुमा बेहोश बहुत जल्दी कर देगा, और इसके बाद तो आप पर बैठ जाएगा राज करके कि तू मेरा बंदा है, यूं करके, ध्यान रख लीजिएगा। शायद कौन से जन्म का बदला ले रही है क्या मालूम, ठीक है। तो उसी को आपके एक सांप कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? पीवड़ा सांप। एक और गार्डन है, उसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा है? कुलधरा कैक्टस गार्डन। कौन सा गांव नाम है? कुलधरा। जैसलमेर का एक नाम है कुलधरा। वहां पर कैक्टस, कैक्टस का मतलब ये धतूरे वाली जो कंटारों वाली झाड़ियां होती है वो बहुत ज्यादा मिलती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसी झाड़ियां बहुत जबरदस्त मिलती है वहां पर, इसीलिए इसको कुलधरा कैक्टस गार्डन कहा गया है। और वहां पर एक ही अवशेष मिला है, वो आपके ब्लू व्हेल का अवशेष मिला। किसका अवशेष मिला? ब्लू। सबसे पहले कुलधरा गांव वालों ने इसको खोजा, कोई घर वर बना रहे थे तो उसमें खुदाई की है, और खुदाई की है स्पेशली, तो उनको ब्लू व्हेल मछली मिली है। ब्लू व्हेल मछली तो आप जानते हो 30 हाथियों के बराबर उसका वजन होता है, मतलब बहुत बड़ी होती है। ये पूरी बिल्डिंग है आपके 4-5 रूम है, उतनी पूरी आपके स्पेशली ब्लू व्हेल मछली आती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उन लोगों ने क्या किया, खोदा तो वो ब्लू व्हेल मछली आई, और ब्लू व्हेल मछली आई तो उसकी आंख नाक वगैरह थी नहीं, ठीक है। तो कहा जाता है कि अपने वाले तो जिज्ञासु होते, आंख नाक थी नहीं तो उसमें घुस गए, उनको पूरा कमरा लगा वहां पर, ठीक है। तो वो रहने लगे, एक महल मिल गया यूं। बाद में कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल साइट के लोग आए और उन्होंने कहा कि सालो ये गधो ब्लू व्हेल मछली है, तुम्हारा कोई ये राजा का भवन नहीं है जिसमें तुम रह रहे हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, वो तो जिंदा नहीं है वरना बाहर ही नहीं निकलने देती हूँ। तो कहा जाता है ब्लू व्हेल मछली के अवशेष मिले, वो जैसलमेर के इस गांव में मिले। कौन से गांव में? ब्लू व्हेल मछली पाई कहां जाएगी? समुद्र में। इसका मीनिंग फैक्ट है, ठीक है, कि भाई समुद्र चलकर यहाँ पर तो आया नहीं होगा, या ब्लू व्हेल मछली समुद्र में है अचानक हिंद महासागर में, और वहां से चल के कुत्ती कुत्ती यहाँ पर जैसलमेर में तो आई नहीं होगी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर पहले जमाने में क्या होगा भाई, आपका समुद्र होगा, वो धीरे धीरे सूख चुका होगा, इतना विशाल समुद्र होगा कि उसमें मछली भी पाई जाती होगी, और मछली भी सबसे बड़ी पाई जाती होगी। सबसे बड़ी मछली कौन सी? ब्लू व्हेल मछली पाई जाती होगी, ठीक है। जैसे ही सूखा तो मछली कहीं जा नहीं पाई, परिणाम स्वरूप यहीं पर दफन हो गई, रह गई, मर गई। और कालांतर में अपन को जैसे ही मौका मिला तो उसकी नाक में, कान में, आंख में वगैरह हमने क्या बना दिया? कमरे बना दिए, बेडरूम बना दिया आपने, कई कई बाथरूम बना दिया आपने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वही आपका एक गार्डन है जिसको कौन सा कहा जाता है? आपके कुलधरा कैक्टस गार्डन कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये कुलधरा गांव में यहाँ पर ब्लू व्हेल मछली के अवशेष मिले हुए। एक और शानदार फलोदी क्षेत्र है, और फलोदी क्षेत्र के जस्ट निकट आता है वो बाप क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है?
बाप क्षेत्र आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर ड हाबू वाले भाटे मिले। कौन से भाटे? अरे कौन से कहलाते हैं? गोल भाटे, जिनको आप वो रगड़ने के लिए यूज करते हो ईडी पर सबसे ज्यादा। हाँ, मैल हो गया यूं करके बैठे बैठे रगड़ते रहते हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो गोल भाटे मिले। अपन कौन से भाटे कहते हैं उनको? गोल भाटे कहते हैं, लूड़ी। हाँ, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो लूड़ी मिली है, वो कहां पर मिली है भाई? आपके फलोदी। फलोदी का कौन सा क्षेत्र? आपके बाप क्षेत्र, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, ये लूड़ी बड़ी कैसे होगी? अरे अपना तेले भाटे होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक बार रगड़ दो तो शाबड़ी लेकर उछक जाए ऐसे। हाँ, वो लूड़ी बड़ी कैसे होगी भाई? रेगुलर उनका अपर्दन हुआ होगा, मतलब पानी यहाँ तो टकराया होगा इससे स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर ऐसे बाटे जो बहुत ज्यादा चिकने हैं, हाईएस्ट चिकने जो बाटे हैं वो वहीं के बाटे हैं, बाप क्षेत्र के बाटे हैं, ठीक है। अमेजन फ्लिपकार्ट पर बिक भी रहे, वो ध्यान रख लीजिएगा। 250-300 रुपए का एक बाटा बिक रहा है, इतनी सी लूड़ी, ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप ढूंढोगे कि बाप बोल्डर क्षेत्र के पत्थर, या उनको कहा जाता है बोल्डर स्पेशली। क्या कहा जाता है भाई आपके? बोल्डर। बोल्डर का मतलब बॉल के समान है, एकदम गोलगट है, ठीक है। अपने वाले नदी वाले भाटे आते हैं वो तिकोने चौकुने वगैरह आते हैं, वो ऐसे नहीं है, एकदम गोल पत्थर है, और उसी को कहा जाता है बाप बोल्डर क्षेत्र, ठीक है। तो वहां पर आपके नदी वाले भाटे मिले स्पेशली, ये इस तरह के भाटे मिले, एकदम गोल भाटे मिले, बॉल के समान भाटे मिले, तो उनको बोल्डर कहा जाता है। सबसे पुराने अवशेष है, और सबसे पुराना अगर यहाँ पर पृथ्वी पर कोई युग रहा है तो वो कार्बोनिफेरस युग रहा है। कौन सा युग? कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस का मतलब यही होता है कार्बन सबसे पहले अस्तित्व में आया। हमारे जीवन की संरचना की मूल इकाई है वो कार्बन है, ठीक है। पेड़ पौधों की मूल इकाई है वो भी क्या है भाई आपके? तत्व कार्बन है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो कार्बन सबसे पहले अस्तित्व में आया, उस समय ये पेड़ पौधे वगैरह वनस्पति का निर्माण शुरू हुआ, और उसी युग को कहा जाता है कार्बोनिफेरस युग। कौन सा युग कहा जाता है? कार्बोनिफेरस, ठीक है, परमो कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है। उसमें भाटे अस्तित्व में आए, वो गोल भाटे कहलाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है भाई आपके? बोल्डर। क्या कहा जाता है? कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? बाप क्षेत्र में। तो इसको पूरा नाम दिया जाता है, वो बाप बोल्डर दिया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब उनका निर्माण कैसे हुआ? जो नदी वाले भाटे हैं वो इतने गोल होते नहीं है, वो एकदम बॉल की तरह गोल है, ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो उसका कारण यह है कि पहले अपना जो भारत आया है टूट के, स्पेशली ये भारत का एरिया है वो इधर दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, इस तरफ ध्यान रख लीजिएगा, ये इस तरफ, और यहाँ पर जुड़ा हुआ था, और ये दक्षिणी ध्रुव पर जुड़ा हुआ था पूरा एरिया। दक्षिणी ध्रुव पर पूरी बर्फ थी, ठीक है। धीरे धीरे ये हिस्सा इधर आता गया तो बर्फ पिघलती गई, तो बर्फ पहाड़ों से नीचे उतरती गई, ठीक है। जब बर्फ पहाड़ों से नीचे उतरती गई तो कहा जाता है उस समय जो पहाड़ों पर पत्थर थे वो भी रगड़ खाकर नीचे उतरे, उन पर बर्फ का ज्यादा दबाव पड़ा, क्योंकि बर्फ थी वो बहुत जबरदस्त चट्टानों के रूप में थी, तो उनका बर्फ पर ज्यादा दबाव पड़ा, और बर्फ पर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण ये जो पत्थर थे वो एकदम गोल आकार में कन्वर्ट हो गए। कैसा आकार में कन्वर्ट हुए? गोल आकार में कन्वर्ट हुए। तो बर्फ को जो कहा जाता है वो हिमानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिम। जो हिम का मतलब होता है नदी या फिर बर्फ, ठीक है, और हिमानी का मतलब होता है बर्फ का प्रवाह, मतलब बर्फीली जो नदी होती है उसको हिमानी कहा जाता है, ठीक है। तो इस हिमानी के कारण निर्माण हुआ है वो इन पत्थरों का निर्माण हुआ। पत्थर कौन से? बाप बोल्डर। कौन से पत्थर? बाप बोल्डर। तो वो भी आपके आते हैं, वो इसी रेगिस्तान में आते हैं, स्पेशली यही के पत्थर है, ध्यान रख लीजिएगा। और इनका विकास हुआ वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ। कौन से युग में हुआ भी आपके? कार्बोनिफेरस युग में हुआ। एक और क्षेत्र है, इसको कहा जाता है आपके लाठी सीरीज क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? लाठी सीरीज। सबसे ऊपर जो ये क्षेत्र शुरू होता है उसका क्या नाम है? पोखरण। इधर नीचे वाले का क्या नाम है भैया आपके? बालोतरा। बालोतरा में एक और है जिसको क्या कहा जाता है आपके? मोहनगढ़ कहा जाता है, ठीक है। इसके बीच में कहा जाता है कि एक पट्टी है, और यहाँ पर आपके एक नदी बहती थी जिसको कहा जाता है आपके स्पेशली ये नदी है, नाम कौन सा? सरस्वती नदी है, ठीक है। सरस्वती नदी पहले काल में बहती थी, धीरे धीरे कहा जाता है कि हिमालय से उसका लिंक टूट गया और यहाँ पर सूख गई। यहाँ पर बहती थी तो मतलब इसका पानी है वो जमीन में है अभी भी, ठीक है, और वो बहुत विशाल मात्रा में पूरे रेगिस्तान की प्यास बुझ जा सकता उतना है। इसी को आपके क्षेत्र कहा जाता है वो लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। कौन से सीरीज क्षेत्र? अस्तित्व में कैसे आया? तो पूरे राजस्थान में कहीं भी घास नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर बहुत जबरदस्त घास मिलती है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो भी ऐसी घास मिलती है लट के समान, अपने बरू जो होता है वैसी घास मिलती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और लट के समान घास मिलने के कारण इसको लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। हमने भी उत्सुकता हुई कि भाई पूरे राजस्थान में घास नहीं है और आखिर यहीं पर घास कैसे है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दो आदमियों को हमने नियुक्त किया, उनका नाम था श्री राम बांड्रे
और हनुमानाराम वांड्रे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दो आदमी थे, उनको हमने नियुक्त किया, एक तो राम भगवान के नाम पर है, एक हनुमान जी के नाम पर है, ठीक है। वांड्रे वांड्रे लगाते हैं दोनों, और इनको नियुक्त किया कि भाई यहीं पर घास क्यों हो रही है इसका पता लगाओ। तो उन्होंने सर्वेक्षण किया और कहा कि यहाँ पर एक नदी है। कौन सी नदी है भाई आपके? सरस्वती नदी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है फिर हमने ढूंढा इसका प्रवाह क्षेत्र, तो कहा जाता है सरस्वती नदी का यहाँ पर पानी ऐसा मिला पोखरण और किसके बीच में भी आपके? बालोतरा, मोहनगढ़ के मध्य, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ पर ये 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, सॉरी 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है। स्पेशली इस तरह से लंबी पट्टी ये पाई जाती है। यहाँ पर बहुत जबरदस्त पानी है, और बहुत जबरदस्त इतना पानी है कि अगर आप थोड़ा सा भी खोदो, ध्यान रख लीजिएगा, तो तुरंत पानी आ जाता है। यहाँ पर कहा जाता है गुलाब सिंह नाम का एक आदमी था, एक सामंत था, ठीक है, उसने थोड़ा थोड़ा खोदा और कहा जाता है कि कुएं का निर्माण हो गया मोहनगढ़ बालोतरा में। उसको कहा जाता है बाटाडू का कुआं। कौन सा कुआं? बाटाडू का कुआं, वो यहाँ पर है, ठीक है। जब यहाँ की नकल यहाँ वालों ने की, तो यहाँ पर भी एक हैंडपंप खोदा हमने, और उसको कहा जाता है चंदन नलकूप। कौन सा नलकूप? चंदन नलकूप, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पानी आ गया। चंदन नलकूप में एक बार हैंडपंप जो हिला दिया तो आता ही रहता है, शाम तक पानी आता रहता है, इतना पानी आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम एक कुआं है। कौन सा कुआं? बाटाडू का कुआं, इतना सा है और कोई ज्यादा गहरा नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। हाथ हाथ से खोदता है, फोन पर बात करते करते। गुलाब सिंह नाम के आदमी ने, कौन सा आदमी ने? गुलाब सिंह नाम के आदमी ने। और कहा जाता है कि वो कुआं पूरा पूरा भर गया, वो जल से भर गया। अभी उसमें कभी भी जल खत्म ही नहीं होता। कौन से कुएं में? बाटाडू के कुएं में, ठीक है। नहाओ तो भी खत्म नहीं होगा पानी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो जो है वो बाटाडू का कुआं है। इधर वाला नलकूप कौन सा? चंदन नलकूप, ठीक है। इसको तो कहा जाता है थार का गड़ा, ध्यान रख लीजिएगा। नलकूप से अपन गड़ा भरेंगे, ठीक है। तो इसको तो कहा जाएगा, वो क्या कहा जाता है? थार का गड़ा। और इसको कहा जाता है राजस्थान का जल महल। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जल महल। तो जो कुआं है उसको तो जल महल कहा जाता है, और जो हैंडपंप है उसको थार का गड़ा कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं वो इसी एरिया में। कौन सा एरिया में? लाठी सीधी क्षेत्र में। यहाँ पर स्पेशली बहुत जबरदस्त घास पाई जाती है, और उस घास का भी विशेष नाम है दामन, करड़, अंजन, पुराल, ऐसे नाम है सारे। ये क्या है, कभी आ जाए तो वो यहाँ पर पाई जाने वाली घास है। यहाँ की सबसे अच्छी घास होती है, उसको आपके एक नाम दिया जाता है, और वो जो नाम दिया जाता है वो ये है। नाम कौन सा भी आपके? सेवण, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सेवण घास हाथियों के खाने के लिए बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है, ठीक है। बाकी जानवर तो खा ही नहीं सकते, इतनी विशाल होती है, मतलब अपने हाटे जैसे होते हैं वैसी घास पाई जाती है यहाँ पर, इसीलिए इसको स्पेशली कहा जाता है वो लाठी सीधी क्षेत्र कहा जाता है। और सेवण है, फिर दामन है, फिर मुराल है, अंजन है, ऐसी कुछ घासें है वो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल दीजिएगा। हाँ, युक्त में इस या को जो पढ़ना है वो इस तरह से पढ़ना है। ये इस तरह से लिखा हुआ है या फिर इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये 5 की तरह लिखा हुआ है, जैसे ये 5 है वैसे लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ना है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कितना परसेंटेज है आपके? 58.5% है। यहाँ पर आपके बालू का स्तूप मिलेगी, मतलब रेती मिलेगी, और रेती अलग अलग आकार बनाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसी को कहा जाता है बालू का स्तूप, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे ये तो चलो बाद में बता देंगे तीनों, दोहरे, दलियन, बुबलिया वगैरह क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट अब आगे बालू का स्तूप, ठीक है। 2 चीजें होगी, एक तो देखो इस तरह से बहुत तेज हवा आ रही है, ध्यान रख लीजिएगा, रेगुलर इस तरह से हवा आ रही है, ठीक है। तो इस रेते को पूरा पूरा उड़ाकर इस तरफ ले जाएगी आपके स्पेशली, और इस तरफ ले जाएगी, इस तरफ जमाती रहेगी रास्ते में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और रास्ते में जमाती रहेगी, इस तरह से खड़े पट्टे आपके मिलेंगे, ठीक है। ये इस तरह से खड़े पट्टे आपको मिलेंगे, और जो भी ये खड़े पट्टे मिलेंगे वो आपके बालू का स्तूप कहलाएंगे। उनको कहा जाएगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप? अनुदैर्ध्य, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं वो हवा के समानांतर होते हैं, बीच में से हवा गुजर सकती है ऐसा आपके रास्ता होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बीच में से लोग गुजर सकते हैं ऐसा भी रास्ता होता है, और जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो इसी को कहा जाता है कारवा। क्या कहा जाता है? कारवा, जहां से ऊंट चलते हैं, ठीक है। तो ऊंट कभी भी ऐसे नहीं होगा कि कभी भी किसी भी डेयरी पर चढ़ जाएगा फिर नीचे उतर जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे अपने रेती में मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर गाड़ियां चलाते हैं तो 2 सीले पड़ जाते हैं, वैसे वैसे रास्ते में ही चलेगा। और इसी तरह ऊंटों के रास्तों को जो कहा जाता है वो काफी कारवा कहा जाता है। एक नेक्स्ट इस तरह से आपके हवा आती है स्पेशली,
ये इसी तरह से हवा चल रही है, ध्यान रख लीजिएगा। और हवा चल रही है तो यहाँ की जितनी भी रेत होगी उतनी उठा के यहाँ पर डालेगी, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते हवा की गति मंद पड़ जाएगी। अगर हवा की गति बहुत तेज है तो इस तरह से यहाँ पर रेत जमा होगी, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह से जब रेत जमा होगी तो ये बनेंगे, कौन से बनेंगे? अनुदैर्ध्य। हवा की गति मंद है तो यहाँ से जितनी हवा है, रेत है, उतनी उठाकर यहाँ पर डाल देगी और इस तरह से आड़े जम जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इन्हीं आड़े बालू का स्तूपों को जो कहा जाता है वो आपके एक और बालू का स्तूप कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में सा आता है तो मतलब ये हवा के समकोण में जमते हैं। कैसे जमते हैं? ये हवा आ रही है, आड़े और जम गए, ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ध्यान रख लीजिएगा। अनुदैर्ध्य होते हैं वो समकोण में कभी भी नहीं जमेंगे, ये हमेशा हवा के इधर जमते हैं। किधर जमते हैं भी आपके? समानांतर जमते हैं। इस समकोण को एक और शब्द कहा जाता है, वो आपके ये कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? लंबवत। तो ये जो होते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, वो एक और होते हैं। कैसे होते हैं भी आपके? लंबवत होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें 3 कैटेगरीज आती है आपके, ए बी पी, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ही सी, बस सारे सारे होते हैं वो आपके ये होते हैं। कौन से होते हैं भी आपके? बरखान। पी से जो होते हैं परवलयिक या फिर पैराबोलिक नाम होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो आपके इधर वाले आते हैं, बाकी सारे सारे होते हैं वो स्पेशली इस कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य में दे यूं आता है, तो एक शब्द ऐसा कैसा और आता है, उसको कहा जाता है जय, ध्यान रख लीजिएगा। अनुदैर्ध्य सर्वाधिक पाए जाएंगे वो यहाँ पर पाए जाएंगे, कहाँ पर? जैसलमेर में। अनुप्रस्थ में कहीं ए वाली मात्रा आती नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पर पाए जाएंगे आपके स्पेशली इस जिले में। कौन से जिले में भी आपके? बाड़मेर जिले में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 प्रकार के आपके बालू का स्तूप हो गए, कौन कौन से? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। 2 ही शब्द है, कौन कौन से? एक तो समकोण और एक समानांतर। समानांतर कौन से? अनुदैर्ध्य। और समकोण कौन से? अनुप्रस्थ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 2 शब्द आपके हो जाते हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ रहता नहीं है। अब नेक्स्ट आगे कुछ बालू का स्तूप और है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बालू का स्तूप और कौन कौन से बनते हैं? फर्स्ट तो आपके यही हो जाता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में 2 प्रकार और बताए थे, नाम बरखान, तीसरा परवलयिक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगले जो होते हैं वो कौन से होते हैं भाई आपके? अनुदैर्ध्य, ठीक है। इसके बाद होते हैं सीप, इसके बाद और होते हैं, उसका एक नाम और होता है, नाम कौन सा होता है? शुभ्रकापिस। इसके बाद में एक और नाम होता है, उसका नाम ये होता है, नाम कौन सा होता है भाई आपके? नेवखा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअल में ये होते क्या क्या है वो देख लीजिएगा। अनुप्रस्थ तो मैंने बता दिया, इधर से आपकी इधर से हवा आ रही है और समकोण में जम गई, इस तरह से कहा जाता है पूरा ढेर लग गया, तो वो ये बालू का स्तूप कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? अनुप्रस्थ कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड नंबर का ये होता है, नाम कौन सा होता है भाई आपके? बरखान। अब बरखान क्या होता है वो बता देते हैं। इधर से हवा आ रही है, इसने यहां से रेती को उठाई और यहां पर जमाना स्टार्ट कर दिया, और यहां पर जमाते 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 धीरे धीरे ढेरी बन गई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हवा इधर चल रही है आपके स्पेशली, तो जैसे जैसे यहां से हवा स्पीड आई रही थी, इसने पूरी रेती को उठा लिया और यहां पर जमाने लगी। जैसे ही जमाएगी तो स्पेशली इस तरह से रेती जमती ही जाएगी, यहाँ पर बीच में ज्यादा जमती जाएगी, किनारों पर कम जमती जाएगी। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जैसे जैसे बीच में मोटा होता जाएगा, यानी रेत ज्यादा जमेगी तो मोटा भाग होगा, किनारों पर पतला भाग होगा, तो उसी को आपके ये कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है भी आपके? बरखान, ध्यान रख लीजिएगा। इधर वाला भाग आपके उत्तल लेंस की तरफ होगा, इधर वाला भाग जो होगा वो कौन से लेंस की तरफ होगा? आपके अवतल लेंस की तरफ होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उत्तल अवतल संरचना होगी इसकी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सर्वाधिक भाग पर जमे होते हैं, बहुत लंबे भाग पर जमे होते हैं ये बालू का स्तूप, इसलिए कहा जाता है ये सर्वाधिक विनाशकारी भी होते हैं, ठीक है। मतलब सब्जियां वब्जियां जो भी रेगिस्तान में है उनको पूर्णतः ढकने की क्षमता रखते हैं, तो यही बालू का स्तूप रखते हैं। कौन से आपके? बरखान होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान। नेक्स्ट आगे मरुस्थल का सर्वाधिक मार्च, मतलब मरुस्थल का सर्वाधिक प्रसार करते हैं, वो भी यही बालू का स्तूप कर सकते हैं। कौन से बालू का स्तूप? बरखान बालू का स्तूप करते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है मरुस्थलीकरण के विस्तार के लिए ये यही बालू का स्तूप है। नाम कौन सा भी आपके? बरखान। और इनकी एक संरचना उत्तल होती है, दूसरी संरचना कौन सी होती है? अवतल होती है, ठीक है। सर्वाधिक विनाशी होते हैं, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाले होते हैं, ये सारी विशेषताएं होती है वो इन्हीं की होती है। किसकी? बरखान की होती है। तो पहले बालू का स्तूप हो जाते हैं बरखान हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है दूसरे बालू का स्तूप एक और होते हैं, उनका नाम क्या होता है भाई आपके?
परवलयिक। अब परवलयिक बालू का स्तूप कहां पर जमते हैं? तो परवलयिक स्पेशली तब जमते हैं जब हवा की गति और भी ज्यादा बहुत तेज होती है। जब हवा की ज्यादा गति तेज होती है तो ऐसी कंडीशन में ये इस तरह से नहीं बनता, बल्कि बालू का स्तूप इस तरह से बन जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपने इसको देखा कहां पर होगा? जब भी अपन गेहूं का भूसा निकालते हैं, थ्रेसर चलता है, थ्रेसर के आगे जो भी लगा होता है वो इस तरह से लगा होगा, ध्यान रख लीजिएगा। बीच में इस तरह से हवा जाएगी, बीच में आपके पूरा पूरा यूं अंदर की साइड पर दसा होगा, दोनों किनारे होंगे, और इस तरह का जो एरिया होता है वो आपका ये एरिया कहलाता है। कौन सा एरिया कहलाता है? परवलयिक। इसी को कहते हैं पैराबोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आपके पैराबोलिक कहते हैं। किसका उल्टा होता है? ये बरखान का उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो होता है वो इस तरह से आके सामने से जम जाता है, तो ये इसका ज्यादा प्रसार नहीं होता है। इसका ज्यादा प्रसार हो सकता है, ठीक है, इसका ज्यादा प्रसार नहीं होता है, तो ये थोड़े से कम विनाशकारी होते हैं। कौन से? परवलयिक। लगभग ये होते हैं वो आपकी इसके समान होते हैं। किसके समान होते हैं भैया? हेयरपिन के समान होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये तीनों बालू का स्तूप है वो आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अनुदैर्घ्य मैंने बताई दिया आपको स्पेशली कि अनुदैर्घ्य कौन से होते हैं। नेक्स्ट है अगला बालू का स्तूप, एक और है, नाम कौन सा है? सिफ। अब सिफ बालू का स्तूप कौन से? तो पहले कहा जाता है हवा अगर इस तरह से चल रही है और एक बालू का स्तूप बन गए थे और वो इस तरह के बालू का स्तूप बन गए थे। इस तरह के बालू का स्तूप मैंने कौन सा बताया आपके? कौन से कहा? बरखान बन गए थे, ध्यान रख लीजिएगा। अचानक हवा दिशा इस तरफ से आ गई और इस तरफ से आ गई, तो ऐसी कंडीशन में ये थोड़ा बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये कम ही रहा है क्योंकि इधर हवा आ ही नहीं रही है, और ऐसी कंडीशन में रेत इधर ही जमने लगी, तो जो भी बालू का स्तूप कहलाएंगे वो ये कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे भाई? आपके सिफ, ठीक है। इनका एक सिरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हवा के समानांतर अपन को लगने लग जाते हैं, इसीलिए ये कौन से बालू का स्तूप कहलाएंगे? आपके अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दो बालू का स्तूप और एक तो शुभ्र काफिस और एक नैपका। शुभ्र का मतलब होता है झाड़ी, ठीक है। तो किसी भी एक झाड़ी के एक सहारे पर, ये जैसे झाड़ी है, इधर से हवा आई और यहाँ पर बालू का स्तूप यानी रेत का टकला बन गया, तो इसको तो कहा जाएगा शुभ्र काफिस, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी झाड़ी है स्पेशली और इसके दोनों तरफ रेत जमा होगी, तो इसको कहा जाएगा, ये कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा भैया? नेपका कहा जाएगा, ठीक है। तो ये बालू का स्तूप के आपके क्या हो जाते हैं? प्रकार हो जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, बालू का स्तूप के प्रकार।